नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। लिन फेंग और बाकी लोग उन लोगों को ठंडे भाव से देख रहे थे जो उनके बारे में ये सब बातें कह रहे थे। उन्होंने बस इतना देखा कि वे लोग मुस्कुरा रहे थे। तुम लोग क्या कह रहे हो? डुआन फेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। लेकिन उम्मीदों के विपरीत लिन फेंग ने तुरंत कहा, डुआन फेंग, चलो चलते हैं। जाओ और सूची में अपना नाम दर्ज कराओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद लिन फेंग ने गाड़ी को आगे बढ़ाना जारी रखा। लिन फेंग, बड़े भाई, डुआन फेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, जबकि लिन फेंग मुस्कुरा रहा था और अपना सिर हिला रहा था। इतने सारे बेवकूफ हैं, क्या आप इतने सारे बेवकूफों के खिलाफ अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का जोखिम उठा सकते हैं? डुआन फेंग हैरान रह गया। उसे ऐसे हास्यास्पद जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह हंसा और उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि लिन फेंग की बातों से ये लोग क्रोधित हो गए और उनकी बातें सुनकर उन्होंने मुंह बना लिया। अरे गंदे भिखारी, अगर स्वर्गीय अकादमी के पास उपद्रव करना मना न होता तो मैं तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर देता, एक युवक ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि लिन फेंग ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे इस दुनिया में मूर्खों की आदत सी पड़ने लगी थी। ज़ुओ क़ियू, तुम किससे बहस कर रहे हो? ज़ुओ क़ियू के पीछे से एक आवाज आई। उसी क्षण डुआन यू का कर्मचारी प्रकट हुआ। कोई नहीं, बस एक भिखारी, बस इतना ही, ज़ुओ क़ियू ने उदासीनता से कहा। उसी क्षण ज़ुओ क़ियू अपने मून वुल्फ से नीचे कूद गया। हालांकि दुआन ली का दर्जा दुआन कबीले के पदानुक्रम में ऊंचा नहीं था, फिर भी उनका पारिवारिक नाम दुआन था और उन्हें अन्य लोगों से सम्मान की आवश्यकता थी। जीवन के प्रति उनकी सोच ये थी कि लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है, निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग। उनके विचार इसी व्यवस्था तक सीमित थे। इसलिए जब उन्होंने डुआन यू को आते देखा तो उन्होंने लिन फेंग का अपमान किया। इसलिए वे ये प्रदर्शित कर सकते थे कि उनका सामाजिक वर्ग डुआन यू से निम्न था, लेकिन फिर भी लिन फेंग से उच्च था। चूंकि वह भिखारी है, इसलिए गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और अपना नाम सूची में लिखवा लो, डुआन यू ने ठंडे लहजे में कहा। उसी क्षण लिन फेंग के हाथ का निशान उसके गाल से गायब हो चुका था। उसके घर में पर्याप्त दवाएं थीं, इसलिए इस छोटी सी चोट का इलाज आसान था, लेकिन उसकी इज्जत को ठेस पहुंची थी और उसने उसके दिल में गहरा घाव कर दिया था। भावनात्मक चोट को ठीक करना आसान नहीं होता। उसके लिए सबसे भयानक चीजों में से एक यह है कि ऐसी खबर शाही शहर में तेजी से फैल गई। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? डुआन फेंग उस डेस्क पर पहुंचा जहां बूढ़े लोग बैठे थे। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत कहा, कृपया मुझे अपना सिफारिश पत्र दीजिए। ठीक है, डुआन फेंग ने जवाब दिया और उसे बूढ़े आदमी को सौंप दिया। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उसने सिर उठाकर पूछा, आपका पारिवारिक नाम डुआन है? बिल्कुल, डुआन फेंग ने उत्तर दिया। अच्छा, ठीक है, वहां जाओ और अपना कार्ड ले लो, फिर तुम अकादमी में प्रवेश कर सकते हो। बेशक, वहां पहुंचने पर कुछ लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, बूढ़े व्यक्ति ने उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहा जहां डुआन फेंग अपना छात्र कार्ड बनवा सकता था। डुआन फेंग ने सिर हिलाया। लिन फेंग, बड़े भाई, चलिए अंदर चलते हैं, डुआन फेंग ने लिन फेंग से कहा। तुरंत बाद बूढ़े आदमी ने पूछा, आप कितने लोग हैं? उनके सिफारिशी पत्र कहाँ हैं? सिफारिश के पत्र? लिन फेंग और बाकी लोगों के पास सिफारिश पत्र नहीं था। भला कैसे हो सकता था? लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हम तो बस उनके साथ आए हैं। हमारे पास सिफारिश पत्र नहीं है। अगर आपके पास सिफारिश पत्र नहीं है तो आप सेलेस्टियल अकादमी के सदस्य नहीं हैं, और अगर आप अकादमी के सदस्य नहीं हैं तो आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी अंदर नहीं जा सकते। आप स्वयं जा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, लेकिन फिर भी उनकी आवाज सख्त थी, मानो वे उन्हें कोई आदेश दे रहे हों। लिन फेंग को अभी अभी एहसास हुआ कि वहां आए कई लोग कुलीन परिवारों से थे, लेकिन कोई भी अपने समूह के साथ नहीं आया था। शायद यह उस नियम के कारण था। ये निकम्मे भिखारी नियमों को नहीं समझते। इनके पास सिफारिशी पत्र तक नहीं है और ये खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर ज़ुओ क़ियू ने कहा, जो उनके पास ही आ गया था। ज़ुओ क़ियू सही कह रहा है। ये गंदे भिखारी कहाँ से आए हैं? कितनी शर्मनाक बात है। उसके बगल में बैठी झोंग लिंग नाम की लड़की ने कहा। उसके सारे शब्द कठोर और मार्मिक थे। डुआन यू, तुम क्या सोचते हो? झोंग लिंग ने डुआन यू से पूछा। वह जानती थी कि डुआन यू उन सब में सबसे अभिमानी था। उसे ये भी लगा कि डुआन यू इन दीनहीन भिखारियों को थप्पड़ मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। लेकिन उसी क्षण झोंग लिंग ने देखा कि डुआन यू एक युवक की पीठ को घूर रही थी। वह डर से कांप उठी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था और वह एक ही समय में क्रोधित और भयभीत दोनों थी। लिन फेंग ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे डुआन यू दिखाई दिया। लिन फेंग मुस्कुराया, जिसे देखकर डुआन यू हैरान रह गया। तुम्हारे दोस्तों से यही उम्मीद थी। तुम और तुम्हारे दोस्त एक ही तरह के घटिया लोग हो। तुम्हारे मुंह से भी बकवास ही निकलती है, लिन फेंग ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे झोंग लिंग और ज़ुओ क़ियू बेहद गुस्से में आ गए। उस भिखारी ने अचानक उन्हें उकसाने की हिम्मत कैसे कर ली? इतना ही नहीं, उसने डुआन यू को भी उकसाने की हिम्मत की। कितनी धृष्टता है। लेकिन झोंग लिंग और ज़ुओ क़ियू ने डुआन यू की ओर देखा और पाया कि शर्मिंदा होने के अलावा वह कोई प्रतिक्रिया देने की योजना नहीं बना रही थी। डुआन यू आमतौर पर बहुत अभिमानी और जल्दी गुस्सा होने वाली थी, लेकिन उस क्षण वह चुप रही। झोंग लिंग और ज़ुओ क़ियू बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्हें ये स्थिति बेहद अजीब लगी। तुम किसके मुंह की बात कर रही हो? झोंग लिंग ने लिन फेंग को घूरते हुए कहा, जब उसने देखा कि डुआन यू कुछ नहीं बोल रही है।
जिस शेर पर वह बैठी थी वह गुस्से में दहाड़ उठा। लिंग नामक ये खूंखार जानवर बेहद बुद्धिमान थे और अपने स्वामियों की भावनाओं को महसूस कर सकते थे। अक्ल ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफ। मुझे समझ नहीं आता कि सेलेस्टियल एकेडमी ऐसे निकम्मों को क्यों स्वीकार करती है। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह उन्हें पहले ही 2 बार अपमानित कर चुका था। लिन फैंग कुछ बातें तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन ये लोग तो हद से ज्यादा अज्ञानता से भरे हुए थे। अब वह उनकी अज्ञानता को और सहन नहीं कर सकता था। तुम्हारे जैसे भिखारी, जिसके पास सिफारिशी पत्र तक नहीं है, सेलेस्टियल अकादमी के फैसलों पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच बेशर्म हो। आज भले ही अकादमी ऐसी बातों की इजाजत नहीं देती, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी, झोंग लिंग ने ठंडे लहजे में कहा। आज तक किसी ने भी उसे कचरा कहने की हिम्मत नहीं की थी। बस करो, आज सेलेस्टियल एकेडमी में दाखिले का दिन है, यहाँ से चले जाओ, गुस्से से भरे बूढ़े आदमी ने कहा। शिक्षक जी, ये लीजिए मेरा सिफारिश पत्र, कृपया, झोंग लिंग ने बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहा। वह लिन फैंग के बगल में खड़ी थी और उसने अपना सिफारिश पत्र बूढ़े व्यक्ति को सौंप दिया। जब बूढ़े व्यक्ति ने उसके सिफारिशी पत्र पर हस्ताक्षर देखे तो वह आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने तुरंत कहा, तुम वहां जाकर अपना कार्ड ले लो, फिर तुम अकादमी में प्रवेश ले सकती हो। ज़ोंग लिंग ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, जल्दी करो। उसी क्षण ज़ो क्यू भी उस बूढ़े व्यक्ति के पास अपना सिफारिशी पत्र सौंपने के लिए गया। बूढ़े व्यक्ति ने ध्यान से उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, बुरा नहीं है, अभी 17 साल का भी नहीं हुआ है और पहले ही दूसरे लिंची स्तर पर पहुंच गया है। ज़ुओ वंश ने एक अच्छे नौजवान को जन्म दिया है। धन्यवाद आदरणीय शिक्षक, ज़ुओ क्यू ने मुस्कुराते हुए और गर्व से कहा। ज़ुओ क्यू, लेकिन ज्यादा उत्साहित मत हो। सेलेस्टियल अकादमी में कई प्रतिभाशाली छात्र हैं और अगली बार ज़ुओ कबीले को शर्मिंदा करने से बचने की कोशिश करना। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ज़ुओ क्यू ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने तुरंत लिन फैंग की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, लेकिन गुरुजी, अभी एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सजा मिलनी चाहिए। लिन फैंग की ओर देखते ही बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक चमक सी आ गई। भले ही आज सेलेस्टियल अकादमी का पंजीकरण दिवस है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करना मना है, फिर भी बिना सिफारिश पत्र वाले लोगों से लड़ना संभव है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिससे लिन फैंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने आगे कहा, सेलेस्टियल अकादमी की शक्ति और प्रभाव बहुत व्यापक है। अगर मैं तुम्हारे गंदे मुंह पर थप्पड़ नहीं मारूंगी तो मैं सेलेस्टियल अकादमी की सदस्य बनने के लायक नहीं हूं, ज़ुओ क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर उन लोगों के पास सिफारिशी पत्र तक नहीं था और वे लापरवाही से काम कर रहे थे। वे खुद मुसीबत मोल ले रहे थे। उस समय अधिक से अधिक लोग ये देखने के लिए पास आने लगे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अकादमी के पास कुछ लोग उपद्रव करेंगे। भिखारी तो भिखारी ही रहेंगे, उन्हें निर्लजता के लिए दंडित किया जाना चाहिए, भीड़ में से एक युवक ने कहा। उसने शानदार वस्त्र पहने हुए थे और उसका लहजा बेहद घमंडी था। इन लोगों का मानना था कि साधारण लोगों को, चाहे वे कितने भी कुशल साधक क्यों न हो, दिव्य अकादमी में कभी प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि धनी और शक्तिशाली कुलों के साधकों के पास साधना सामग्री में निवेश करने के लिए अधिक संसाधन और धन होता है। इसलिए गरीब साधक, चाहे वे कितने भी कुशल क्यों न हो, धनी साधकों के स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते। ये सब तो सरासर बकवास है। सिर्फ अपनी ताकत का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाते हैं। इतनी दौलत होने का क्या मतलब? सिर्फ महंगी गोलियां खरीदकर साधना शक्ति बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं। भीड़ में से एक आवाज आई जो बाकी सबकी बातों से बिल्कुल उलट थी। वह व्यक्ति तो अमीर और कुलीन परिवारों से आने वाले साधकों को नीचा समझता था। 2 और लोगों ने उसकी बात का समर्थन किया। भीड़ में मौजूद लोगों के बीच अचानक अलग अलग विचार और राय उभरने लगी। शाही नगरी में कई साधक धनी और प्रतिष्ठित कुलों और परिवारों से आते थे। उनमें से कई बेहद अहंकारी थे। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष और तनाव बढ़ता गया। यह शाही नगरी की एक अनूठी विशेषता थी। अन्य शहरों में ऐसी घटनाएं लगभग कभी नहीं होती थीं। इतनी बकवास करने का क्या फायदा? एक अच्छी लड़ाई ही पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, भीड़ में मौजूद कुछ धनी और कुलीन साधकों ने कहा। कुछ लोग ज़ुओ कबीले और उसके सबसे होनहार कनिष्ठ साधक ज़ुओ क्यू को जानते थे। चूंकि उस समय ज़ुओ क्यू 17 साल का भी नहीं था और उसने पहले ही दूसरे लिंची स्तर को पार कर लिया था, इसलिए 17 साल से कम उम्र के लिन फैंग के लिए उसे हराना नामुमकिन था। उसे चुनौती देना, जिसके पास सिफारिशी पत्र तक नहीं है, क्या ये वाकई उचित है? हम जैसे लोगों को कमजोर लोगों को चुनौती नहीं देनी चाहिए, ज़ुओ क्यू ने कहा। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि उसे समर्थन प्राप्त है। अगर हिम्मत नहीं है तो सीधे सीधे कह दो, बहाने मत बनाओ। ज़ुओ क्यू, उस आदमी को कुछ थप्पड़ मारो और धनी व कुलीन साधकों को दिखा दो कि ये भिखारी हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। भीड़ में से एक युवक ने कहा, जो पहले से ही कुलीन साधकों की ताकत के बारे में काफी देर से बात कर रहा था। बोलने वाला युवक पीले कपड़े पहने हुए था और बेहद घमंडी लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष लग रही थी। चिंता मत करो बाइजे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बताए बिना भी मैं उसे एक थप्पड़ मारकर उसका वो गंदा मुंह बंद करवा दूंगा। ज़ुओ क्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तो सब ठीक है, बस ज़ुओ कबीले की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, बाइजे ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए कहा। हालांकि ज़ुओ क्यू ताकतवर था और अकादमी में दाखिला भी ले चुका था, फिर भी उसने लिन फैंग पर हमला नहीं किया, जबकि वह बस हाथ बढ़ाकर उसे एक थप्पड़ मार सकता था। बाइजे सोच रहा था कि ज़ुओ क्यू को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा। क्या ज़ुओ वंश की कभी बेइज्जती हो सकती है? ज़ुओ क्यू ने सिर ऊंचा करके और लिन फैंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। फिर उसने ठंडे लहजे में लिन फैंग से कहा, अगर तुम खुद अपने मुंह पर थप्पड़ मार लो तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा।
मैंने शायद ही कभी इतने मूर्ख लोगों का समूह देखा हो, लिन फैंग ने झुंझलाते हुए कहा। उसने जुओक्यू पर ध्यान तक नहीं दिया। वह दुआन यू को देख रहा था जिसने जुओक्यू को खतरे से आगाह करने की कोशिश तक नहीं की। इसके बजाय वह शांति से दृश्य देख रही थी और तमाशा शुरू होने का इंतजार कर रही थी। सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि लिन फैंग ने उसे थप्पड़ मारा था, लेकिन अगर लिन फैंग उस समय अपनी ताकत दिखाता तो उसे उतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि सब लोग देख लेते कि वह कितना ताकतवर है और लोग यह नहीं सोचते कि उसे किसी अनजान व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है। मूर्ख। भीड़ को लिन फैंग दिलचस्प लगा और उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जुओक्यू, जिसे तुमने भिखारी कहा था, उसने तुम्हें मूर्ख कहा है। हे जुओक्यू, लगता है तुम इस नौजवान से डर गए हो, एक और आवाज आए। इन कठोर टिप्पणियों ने जुओक्यू को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। मैं न सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारूंगा बल्कि उनके चेहरे पर भी थप्पड़ मारूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को सबक सिखाऊंगा, जुओक्यू ने मेन किंग और जिंग यून को देखते हुए कहा। इससे लिन फैंग बहुत क्रोधित हो गया। उसे लोगों को उकसाना पसंद नहीं था, लेकिन लोग हमेशा उसे उकसाने का फैसला कर लेते थे। ये रईस हमेशा खुद से कमजोर लोगों को नीचा क्यों समझते हैं? क्या तुम अब भी पूरी तरह बकवास करना बंद नहीं करोगे? लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे जुओक्यू और भी क्रोधित हो गई। उसका शरीर कांप उठा। उसने हथेली खोलकर अपना हाथ ऊपर उठाया। उससे निकली ऊर्जा ने हवा में बवंडर पैदा कर दिया। उसने अपना हाथ सीधे लिन फैंग की ओर घुमाया। इतना जोरदार थप्पड़ किसी को भी उड़ते हुए गिराने के लिए काफी था। लिन फैंग के चेहरे पर एक ठंडी और उदासीन मुस्कान आ गई। उसने बिजली की गति से अपना हाथ उठाया और जुओक्यू के हाथ को बीच में ही रोक दिया। जुओक्यू ने हैरानी से कहा, अगर वह इस तरह से उसका हाथ रोक सकता है तो वह कमजोर तो नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि थप्पड़ रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाना फायदेमंद है? जुओक्यू ने ठंडे लहजे में कहा। अचानक उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और आग उगल दी। अचानक आग की लपटें सीधे लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी। कितना अजीब कौशल है, भीड़ ने हैरानी से कहा। लिन फैंग निश्चित रूप से बदकिस्मत था और अगर उस पर यह अचानक हमला हुआ तो उसके लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे थे। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग ने अपने दूसरे हाथ से हमला किया। उसकी हथेली से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा निकली और सीधे जुओक्यू की ज्वालाओं की ओर बढ़ी, उन्हें बुझा दिया और फिर जुओक्यू की ओर आगे बढ़ी। तुरंत ही जुओक्यू ने अपना दूसरा हाथ वापस खींच लिया और फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ज्वाला छोड़ी जो सीधे लिन फैंग के हमले की ओर बढ़ी। हवा गर्म और उमस भरी थी, लेकिन जुओक्यू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने लिन फैंग को बहुत कम आंका था और खुद को बचाने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन लिन फैंग ने फिर से हमला कर दिया। हालांकि जुओक्यू ने लिन फैंग के पहले थप्पड़ को रोक दिया था, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और वह तेजी से अपने चेहरे की ओर बढ़ रही हथेली को टकटकी लगाए देख रहा था। पीछे हटो, जुओक्यू ने हैरानी से सोचा, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी थी? ताली। उसी क्षण वातावरण में तालियों की एक स्पष्ट और जोरदार आवाज गूंज उठी। पूरी भीड़ अचंभित रह गई। वह लिन फैंग को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन बदले में लिन फैंग ने ही उसे थप्पड़ मार दिया। लिन फैंग ने अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। जुओक्यू अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी इज्जत को उसके गाल से भी ज्यादा ठेस पहुंची थी। उसकी इज्जत पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी और उसकी सारी बेइज्जती हो गई थी। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जुओक्यू ने कहा, जिसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसने अपना गल छुआ। वह जल रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान पड़ गया था। तुम्हें पहला सुराग कहां से मिला? लिन फैंग ने उसके मूर्खतापूर्ण प्रश्न के उत्तर में कहा, आज तुमने मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत ले लिया है। तुम्हारी अज्ञानता से तंग आ गया हूं। दफा हो जाओ। लिन फैंग ने हाथ उठाकर जुओक्यू को फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा। इस बार लिन फैंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेली जुओक्यू के चेहरे पर जोर से पड़ी, जिससे वह कई मीटर पीछे जा गिरा। जब भीड़ ने जुओक्यू के शरीर के जमीन पर जोर से गिरने की आवाज सुनी तो वे एक पल के लिए कांप गए। वो थप्पड़ कितना क्रूर था। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर झोंग लिंग की ओर देखा। वह आश्चर्यचकित दिखी और एक कदम पीछे हट गई। तुम भी उसी के लायक हो, लिन फैंग ने कहा। झोंग लिंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह बेहद डरी हुई लग रही थी। कितना बड़ा अपमान, मैं तुम्हें मार डालूंगा, जुओक्यू ने अचानक गुस्से से चिल्लाते हुए धीरे धीरे खड़े होते हुए कहा। सीटी बजाने वाला चंद्र भेड़िया, जुओक्यू चिल्लाया। जुओक्यू का सीटी बजाने वाला चंद्र भेड़िया अविश्वसनीय गति से लिन फैंग की ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रकाश की गति से भी तेज चल रहा हो। गति करते समय वह चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह वातावरण को चीर रहा हो। जानवर, लिन फैंग ने कहा। भेड़िए और लिन फैंग के बीच एक तेज रोशनी चमकी। अचानक उनके बीच कोई रोशनी नहीं बची और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद्र भेड़िए का शरीर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। वह रोशनी तलवार से निकली थी। यह निश्चित रूप से तलवार ही थी, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कहा। यह एक बेहद तेज और फुर्तीला तलवार का हमला था। एक ही वार में उसने लिंक स्तर के मून वुल्फ को मार डाला था। तुम, जुओक्यू ने बेहद गुस्से में कहा। उसका चेहरा राक्षसी लग रहा था। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा गंदा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं, तो मुझे अपनी बकवास दोबारा सुनने पर मजबूर मत करो, लिन फैंग ने निर्मम जानलेवा इरादे से कहा। जाहिर है जुओक्यू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन वह अभी भी बेहद गुस्से में था। चाहे वह कितना भी गुस्से में हो, उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। हे, और ये कितने घमंडी हैं। अमीर और कुलीन साधक तो मजाक है, एक हमले का भी सामना नहीं कर सकते, बिल्कुल निकम्मे हैं, भीड़ में से किसी ने कहा। ये वही लोग थे जो जुओक्यू को लिन फैंग पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे।
जुओ क्यू न सिर्फ लिन फैंग को थप्पड़ नहीं मार पाया बल्कि उसे 2 थप्पड़ पड़े। इससे उन सभी अमीर और कुलीन साधकों को बहुत अपमान हुआ जो पहले घमंड दिखा रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें खुद थप्पड़ पड़ा हो। जुओ क्यू, तुम जुओ वंश के लिए कलंक हो, बाइजे ने ठंडे स्वर में कहा, जिससे जुओ क्यू को अपने ही कार्यों पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जुओ क्यू पहले ही अपमानित हो चुका था, लेकिन बाइजे ने अपने अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। जुओ क्यू क्रोधित हो गया, लेकिन जब जुओ क्यू ने बाई कबीले की ताकत के बारे में सोचा तो उसने खुद पर काबू पाया और यातना सहना जारी रखा। उस समय लिन फैंग लगातार बाइजे को घूर रहा था, जिससे बाइजे को आश्चर्य हुआ कि लिन फैंग क्या चाहता है। बाइजे की आंखें सिकुड़ गईं और उसने लिन फैंग की ओर देखा। थोड़ी देर पहले क्या तुमने ही जुओ क्यू से मुझे कुछ थप्पड़ मारने को नहीं कहा था? लिन फैंग ने बाइजे से बेपरवाही से कहा। भीड़ अचानक फिर से शांत हो गई। लिन फैंग एक बार फिर लड़ना चाहता था। जब लिन फैंग ने देखा कि बाइजे बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा है तो वह क्रोधित और अधीर होने लगा। तुमने उसे मुझे थप्पड़ मारने का आदेश दिया था, लेकिन वह नाकाम रहा। अब तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते? सबको ये क्यों नहीं दिखाते कि धनी और कुलीन परिवारों के साधक सर्वश्रेष्ठ होते हैं? इस बारे में तुम सही थे। लिन फैंग के शब्द भीड़ में गूंज रहे थे। उसी क्षण धनी और कुलीन परिवारों से न आने वाले सभी साधक बाइजे पर खिलखिलाकर हंसने लगे। बाइजे, अभी कुछ देर पहले तुमने किसी को उकसाया और अपमानित किया, अब तुम क्या कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डर गए हो? बाइजे, क्या तुम यह नहीं कह रहे थे कि धनी और कुलीन साधक साधारण साधकों से लाखों गुना बेहतर होते हैं? तुम अपने कथनों को अपने कार्यों से सिद्ध क्यों नहीं कर सकते? हमें सबूत दो, हमें दिखाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि धनी और कुलीन साधकों के पास केवल बड़ी बड़ी बातें करने की आदत ही हो? ये सभी कठोर शब्द कुलीन और धनी साधकों के कानों में चुभ रहे थे। कुलीन और साधारण साधक सभी बिना किसी अपवाद के बाइजे की प्रतिक्रिया सुनने के लिए उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। बाइजे भीड़ के बीचों बीच खड़ा था। उसके शानदार कपड़े भी उसके चेहरे के भयानक भावों को छिपा नहीं पा रहे थे। उसके चेहरे पर खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले भाव थे। वह किसी दुष्ट राक्षस जैसा लग रहा था। लिन फैंग की बातों ने उसे बेहद क्रोधित कर दिया था। अगर वह नहीं लड़ता तो लोग उसका मजाक उड़ाते उड़ाते मर जाएंगे। लिन फैंग और जुओ क्यू के बीच हुई लड़ाई के कारण लिन फैंग की वास्तविक शक्ति का पता लगाना असंभव हो गया था। जुओ क्यू की शक्ति का स्तर जानने का अवसर भी नहीं मिला। केवल इतना ही निश्चित था कि जुओ क्यू लिन फैंग से कमजोर था। वह लगभग 16 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही बहुत बलवान है। वह संभवतः दूसरे लिंची स्तर के शिखर पर है और जुओ क्यू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। बाइजे ने खुद को दिलासा देते हुए सोचा। बाइजे पहले ही तीसरे लिंची स्तर को पार कर चुका था और यदि वह चाहता तो जुओ क्यू को आसानी से हरा सकता था। शुरू में तो बाइजे को लगा कि लिन फैंग महज एक भिखारी है, लेकिन लिन फैंग की ताकत और व्यक्तित्व ने उसे अचंभित कर दिया। वह उलझन में था। उसके लिए उसकी दयनीय स्थिति उसके व्यक्तित्व और ताकत से मेल नहीं खाती थी। बाइजे को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उनके लिए चाहे वह उस लड़ाई में जीते या हारे, उसे जरा सा भी फायदा नहीं होने वाला था। अगर वह जीत जाता तो कोई उसकी ताकत को नहीं मानता। दरअसल एक भिखारी से जीतना उसके लिए सामान्य बात थी और उससे यही उम्मीद भी थी। किसी को भी यह गौरव की बात नहीं लगती कि उसने एक साधारण व्यक्ति को हराया है। कुछ लोग तो ये भी सोचते कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कमजोरों को धमकाया है, लेकिन अगर वह हार जाता तो उसकी बेइज्जती होती और शायद उसे कोई महत्वहीन समझा जाता। शायद वह सब कुछ खो देता जो उसने जीवन भर इतनी मेहनत से बनाया था। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं आपको अपनी ताकत दिखाऊं? बाइजे ने बेहद क्रूर स्वर में पूछा। उसके बोलने का तरीका लिन फैंग को वेन रेन यान की याद दिलाता था। बाइजे की आवाज भी किसी सांप जैसी थी, या यूं कहें कि किसी दुष्ट और विषैले सांप जैसी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? बाइजे ने और भी क्रूर लहजे में कहा। अगर मैंने तुम्हें अपनी ताकत दिखाई तो तुम्हें हमेशा पछतावा होगा। हे, लिन फैंग हंसा और उसकी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम अमीर और धनी साधकों की जबान बहुत गंदी होती है। मुझे तुम्हारी बकवास की आदत से अब थोड़ी आदत पड़ने लगी है। अब और बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज मैंने बहुत बकवास सुन ली है। बात करते करते लिन फैंग ने जुओ क्यू की तरफ देखा। जुओ क्यू और बाइजे उसे एक जैसे ही लगे। हाँ, क्या तुमने सुना? बाइजे को दूसरों के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये धनी और कुलीन साधक सुनने में बेहद शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें चुनौती दें तो वे एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते। आम लोग तो उत्साहित थे, लेकिन धनी और कुलीन परिवारों से आए साधक और भी अधिक क्रोधित होते जा रहे थे, विशेषकर बाइजे। उसका मन कर रहा था कि वह लिन फैंग को वहीं मार डाले। क्या आपको यकीन है कि आप अपने कार्यों के परिणामों को अच्छी तरह समझते हैं? बाइजे भीड़ से बाहर निकलते हुए बोला। उसकी आवाज सचमुच एक धूर्त व्यक्ति जैसी थी। क्या तुमने हर बार मुझे भिखारी कहने के परिणामों के बारे में सोचा है? लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसके शरीर से तीव्र और क्रूर ऊर्जा निकलने लगी। मैं कुलीन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं शाही शहर के बाई वंश का सदस्य हूँ। मेरी उम्र 18 वर्ष भी नहीं हुई है, फिर भी मैंने लिंची की तीसरी परत को पार कर लिया है। समाज में मेरा उच्च स्थान है। मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं अत्यंत बलवान हूँ। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है? क्या तुम्हें भिखारी कहना गलत है? क्या ये सच नहीं है? बाइजे ने एक और कदम बढ़ाते हुए कहा। एक क्रूर और ठंडी ची लिन फैंग की ओर बढ़ी। ऐसा प्रतीत हुआ कि हमले का उद्देश्य लिन फैंग के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाना था। बाइजे ने लिंची की तीसरी परत को पार करने के बाद अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था। मेरे पास संसाधनों में निवेश करने के लिए कभी अधिक धन नहीं था और मैंने हमेशा अपनी प्रगति के लिए खुद पर भरोसा किया।
मैं अभी 16 साल का हुआ हूं और मैंने पहले ही लिंगची की तीसरी परत को पार कर लिया है। क्या आप मुझसे मुकाबला कर सकते हैं? लिन फैंग ने तलवार की तरह तीखे शब्दों में कहा। अचानक एक अविश्वसनीय तलवार ची और शक्ति हवा में गूंज उठी। धरती और आकाश से गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। भीड़ स्तब्ध थी। लिन फैंग अभी 16 वर्ष का हुआ था और बाइजे के समान स्तर पर था। दोनों ने ही लिंगची की तीसरी परत को पार कर लिया था। हालांकि बाइजे का पालन पोषण लिन फैंग की तुलना में कहीं बेहतर साधना वातावरण में हुआ था। बाइजे के पास साधना बढ़ाने के लिए आवश्यक सभी चीजें थीं। इसके अलावा वह लिन फैंग से लगभग 2 वर्ष बड़ा था। उम्र का अंतर बहुत बड़ा था। क्या इतने उत्कृष्ट शिष्य के पास स्वर्गीय अकादमी के लिए सिफारिश पत्र नहीं है? भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने कहा, जो लिन फैंग को अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली मानते थे। झोंग लिंग के बगल में खड़ा जुओ कियू कुछ नहीं बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे। उसने लिन फैंग की इस बात पर आलोचना की थी कि वह धनी और कुलीन साधक नहीं है। उसने सिफारिश पत्र न होने पर उसका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ कि लिन फैंग में उनसे कहीं अधिक स्वाभाविक क्षमताएं और प्रतिभा थी। यहां तक कि बाइजे भी लिन फैंग के सामने फीका पड़ गया था। साधना का मार्ग ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। साधना का अर्थ था दूसरों से अधिक शक्तिशाली बनना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। लक्ष्य था सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करना। जब लिन फैंग द्वारा छोड़ी गई शक्ति बाइजे के शरीर से टकराई तो बाइजे को लगा कि उसकी शक्ति कम हो रही है। उसने कहा था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इसलिए वह इतनी आसानी से हार नहीं सकता। वह कुछ कदम पीछे हटा और लिन फैंग के हमले को विफल करने के प्रयास में अपनी शक्ति छोड़ी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि शायद वह खुद को शर्मिंदा करने वाला है। लिन फैंग की शक्ति उसकी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यह अधिक तीव्र और हिंसक थी। साधना के मार्ग पर प्रगति की गति के अलावा कौशल और तकनीक को समझना भी आवश्यक है। यह अपरिहार्य है। हालांकि बेशक आत्मा सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा प्राण का हिस्सा है। मेरे पास पशु आत्मा है और सटीक रूप से कहूं तो श्वेत सर्प आत्मा। तुम मुझसे कैसे मुकाबला कर सकते हो? लिन फैंग के बल से दबे हुए बाइजे ने कहा। वह एक भिखारी से हार स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया। तुरंत ही उसके शरीर के ऊपर एक सर्प की छाया और 2 भयानक पशुवत आंखें प्रकट हुई। वे बुरी नजर से लिन फैंग को घूर रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, यह एक पशु आत्मा है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे घूर रही सफेद सांप की आंखें लिन फैंग को वेनरेन यान की आंखों की याद दिला रही थी, क्योंकि दोनों में सांप जैसी आत्माएं थीं। सचमुच आत्मा शरीर का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आत्मा की शक्ति के बावजूद एक भी हमले का सामना नहीं कर सकते, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। उसने अपनी चांदनी पंख जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए तुरंत बाइजे के सामने प्रकट होकर एक उंगली उठाई। तुम मरना चाहते हो? बाइजे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग को उससे इतनी नफरत थी कि उसने एक उंगली से ही उस पर हमला कर दिया। बाइजे ने हमले को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाना शुरू किया और उसकी श्वेत सर्प आत्मा ने भी उसका साथ दिया। उसी क्षण बाइजे अचानक चौंक गया। एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर से टकराई। ऐसा लगा जैसे लिन फैंग की उंगली तलवार की तरह तेज हो गई हो। वातावरण घातक ऊर्जा से भर गया। यह भयावह था। मैं उस उंगली के हमले का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता, बाइजे ने सोचा। वह अचानक घबरा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि एक उंगली ही उसकी जान ले लेगी। लिन फैंग की ऊर्जा वातावरण में मौजूद थी, लेकिन इतनी अदृश्य थी कि भीड़ को उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बाइजे के लिए सब कुछ स्पष्ट था। वह तलवार की ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण पूरी तरह से कुचल जाएगा। ट्रैक। बाइजे के हाथ में असहनीय दर्द हो रहा था और उस पर खून की एक पतली सी धार बह निकली। वह हमले का दबाव अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा शरीर कुचला जा रहा था और जगह जगह चोट के निशान उभरने लगे थे। पीछे हटो। बाइजे दबाव के आगे लगभग ढह ही गया था और उसने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन लिन फैंग की उंगली और भी भयानक बल छोड़ रही थी। मर जा, लिन फैंग ने बस इतना ही कहा। फिर लिन फैंग की उंगली से तेज रोशनी निकली और शक्तिशाली ऊर्जा ने तुरंत वातावरण को चीर दिया। चटकने की आवाजें हवा में फैल गईं। बाइजे कराह उठा। उसकी श्वेत सर्प आत्मा ने शक्तिशाली ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी, लेकिन उसी क्षण उसकी श्वेत सर्प आत्मा विलीन होकर गायब हो गई। बाइजे जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। सभी लोग स्तब्ध रह गए और खाली निगाहों से बाइजे को घूर रहे थे। वातावरण एकदम शांत हो गया। छप छप। उसी क्षण भीड़ ने बाइजे के सिर से खून टपकते देखा। लिन फैंग की उंगली कितनी भयानक है। लिन फैंग का तात्पर्य यह था कि कुछ लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं लेकिन एक भी हमले का सामना नहीं कर पाते, जबकि कुछ अन्य लोग अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते फिर भी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। भीड़ जानती थी कि बाइजे ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी एक भी हमले का सामना नहीं कर पाया क्योंकि लिन फैंग को अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि वह बाइजे से अधिक शक्तिशाली था। उस समय लिन फैंग बाइजे को जमीन पर घुटने टेकते हुए देख रहा था। वह आश्चर्यचकित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक उंगली ही उसके प्रतिद्वंदी को गिराने के लिए काफी होगी, इसलिए वह खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मैं अभी तक तलवार की शक्ति से पूरी तरह जुड़ नहीं पाया हूं। मेरे शरीर के कुछ ही हिस्से तलवार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मैंने हाल ही में शक्ति का उपयोग करना शुरू किया है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए मेरा शरीर और मेरी तलवार की शक्ति पूरी तरह से एक नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक उंगली से तलवार की शक्ति का उपयोग कर पाना ही एक बड़ी उपलब्धि है और इतना काफी था कि बाइजे घुटने टेक दे। जब मैं अपनी तलवार से पूरी तरह जुड़ जाऊंगा तो कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा, लिन फैंग ने सोचा। कुछ क्षण पहले ही उसने अपनी उंगली और तलवार की शक्ति को एक साथ मिला लिया था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली हमला था। लिन फैंग ने तलवारबाजी में बहुत प्रगति की थी।
वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था और तलवार चलाने की कला के बारे में भी उसे बहुत अधिक जानकारी थी। मैं अभी भी अपने शरीर और तलवार की शक्ति को एक साथ मिलाने से बहुत दूर हूँ, लेकिन मुझे पहले ये समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। लिन फैंग को ये स्पष्ट था कि वह अभी भी इस तरह का अविश्वसनीय कारनामा करने से बहुत दूर है, लेकिन उसे धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा ताकि वह अपनी शक्ति को ठोस आधार पर स्थापित कर सके। खांसी बाइजे को खून की खांसी आ रही थी। वह अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। कुछ पल पहले वह बहुत घमंडी था और ऐसा लग रहा था जैसे वह लिन फैंग से कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। लिन फैंग मुस्कुरा रहा था। लिन फैंग ने अपनी आत्मा को मुक्त करने के बाद केवल एक उंगली से ही बाइजे को हरा दिया था। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वह अपनी शर्म से छिप सके। लिन फैंग बेरहमी से बाइजे को देख रहा था। उसकी आंखों में जरा भी दया भाव नहीं था। लिन फैंग ने अचानक कहा, तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। तुम्हें धनी और कुलीन खानदान से आने पर बहुत गर्व है। तुमने मुझे भिखारी कहा, अब तुम क्या करने वाले हो? लिन फैंग ने उदासीनता से कहा। लिन फैंग के शब्दों से बाइजे को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। यह थप्पड़ जुओ कियू के थप्पड़ से कहीं ज्यादा दर्दनाक था क्योंकि इसने उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। इसके अलावा न केवल बाइजे अपमानित हुआ बल्कि वे सभी कुलीन और धनी साधक भी अपमानित हुए जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनमें से प्रत्येक का चेहरा विकृत हो गया था। लिन फैंग ने उन सभी को परोक्ष रूप से करारा जवाब दिया था। इन घटनाओं से कुछ ही समय पहले वे सभी घमंड से लिन फैंग को भिखारी कह रहे थे। उस क्षण भिखारी ने न केवल जुओ कियू को थप्पड़ मारकर बाइजे को अपमानित किया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी को भी अपमानित किया। उन सभी को अपने अहंकारी शब्दों के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अगर लिन फैंग एक भिखारी था तो वे क्या थे? तुम सब अहंकारी और उद्दंड बच्चों का झुंड हो। मुझे नहीं पता कि तुम अपनी गलतियों से सीख भी पाते हो या नहीं। इन कुछ शब्दों ने धनी और समृद्ध किसानों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया। चुप रहो, मुझे तुमसे लड़ने दो। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी जिससे सब चौंक गए। रोंग यान, अपने से अधिक बलवान व्यक्ति को चुनौती मत दो क्योंकि इससे निश्चित रूप से मृत्यु होगी। मेरे साथ लड़ने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? भीड़ में लोग आपस में बहस करने लगे थे। उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे बोलने दो। बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर सब चुप हो गए। दिव्या अकादमी में हर शिक्षक अत्यंत शक्तिशाली था। धनी और कुलीन साधक शिक्षकों को अपमानित करने का साहस नहीं करते थे। शाही नगरी में धनी और कुलीन साधकों की संख्या बहुत अधिक थी। दिव्या अकादमी का एक भी शिक्षक ऐसा नहीं था जिसकी पहले से ही बहुत प्रतिष्ठा न हो या जो अतीत में प्रसिद्ध न रहा हो। आखिरकार ये शिक्षक अत्यंत धनी और कुलीन परिवारों से आने वाले साधकों को ही शिक्षा देते थे। वे केवल उच्चतम श्रेणी के ही व्यक्ति हो सकते थे। तमाशा करना बंद करो, आज का दिन मत भूलो, बूढ़े आदमी ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। सब शांत हो गए। बूढ़ा आदमी बाइजे की ओर बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, उठो। बाइजे ने अपना सिर उठाया और बूढ़े आदमी की ओर देखा। बाइजे शर्मिंदा लग रहा था। आखिरकार वह एक उंगली के अंतर से हार गया था। उसकी पूरी तरह से बेइज्जती हो गई थी। इस घटना के कारण जीवन भर लोग उस पर हंसेंगे। शिक्षक, बाइजे ने उठते हुए कहा। वह जमीन की ओर देख रहा था। वह सचमुच पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया था। हम अब भी तुम्हें मुझे शिक्षक कहने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा, जिससे बाइजे का चेहरा और भी लाल हो गया। शिक्षक को उस पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने ऐसा शर्मनाक दृश्य खड़ा कर दिया था। साधना का मार्ग बलवान और कुशल योद्धा बनने से जुड़ा है, लेकिन यही साधना का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है हृदय में दृढ़ रहना। इस महाद्वीप में असंख्य अत्यंत बलवान साधक हैं। किसी को भी स्वयं को विश्व का सर्वश्रेष्ठ साधक नहीं समझना चाहिए, चाहे उनकी प्राकृतिक क्षमताएं कितनी भी प्रबल हो या वे कितने भी बलवान क्यों न हो। आपसे बलवान कोई न कोई हमेशा होगा। सबसे महत्वपूर्ण है हृदय में दृढ़ रहना और स्वयं के प्रति सच्चे रहना। युद्ध जीतना यश की बात नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत लक्ष्यों और उपलब्धियों की बात है। हारना अपमानित होने की बात नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने का ज्ञान प्राप्त करने की बात है। हार की स्थिति में भी दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। विशेषकर युद्ध हारने के बाद और भी दृढ़ संकल्पित होकर बलवान बनना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने बाइजे से कहा। बाइजे का हृदय तीव्र गति से धड़कने लगा। ये शब्द उसके हृदय में शाम के ढोल और सुबह की घंटी की तरह गूंज रहे थे। गुरुजी, मैं समझ गया, बाइजे ने आदर और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में बूढ़े व्यक्ति के सामने झुकते हुए कहा। अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है। अभी वापस जाओ और अपने आत्मनिरीक्षण को मत भूलना। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, बूढ़े ने उदासीनता से कहा। तुरंत बाद बूढ़ा मुड़ा और लिन फैंग की ओर देखा। लिन फैंग भी उस बूढ़े व्यक्ति को हैरानी से देख रहा था। ये शिक्षक बेहद बुद्धिमान थे और छात्रों के लिए बहुत लाभदायक साबित हुए। उन्होंने बस कुछ ही वाक्य कहे थे और इतनी आसानी से बाइजे की सोच बदल दी थी। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो बाइजे को साधना में आगे बढ़ने में काफी संघर्ष करना पड़ता। हालांकि भले ही वह बूढ़ा व्यक्ति एक अद्भुत शिक्षक था, फिर भी वह अकादमी के लिए काम करता था और लिन फैंग यहाँ का छात्र नहीं था। इसके अलावा उसने अकादमी के छात्रों को अपमानित भी किया था। पंजीकरण के दिन तुम यहाँ आकर हंगामा मचा रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बूढ़े आदमी ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा। लिन फैंग हैरान रह गया। क्या लिन फैंग ही मुसीबत खड़ी कर रहा था? वह तो शुरू से ही इन बदमाशों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। तुम अकादमी के सामने आकर मेरे छात्रों को क्यों उकसाते और अपमानित करते हो? बूढ़े व्यक्ति ने फिर अत्यंत ठंडे स्वर में पूछा। धनी और कुलीन साधकों के होठों पर मुस्कान थी। अकादमी के शिक्षक न केवल शिक्षक थे, बल्कि वे आमतौर पर धनी और कुलीन परिवारों के सदस्य भी थे। लिन फैंग की किस्मत खराब थी। उसने शिक्षक को नाराज कर दिया था। साधारण परिवारों और खानदानों से आए छात्र जानते थे कि शिक्षक मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।
वे जानते थे कि वह लिन फैंग पर उन चीजों का आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है जो उसने नहीं की थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सका। आखिर वह बूढ़ा व्यक्ति अकादमी में शिक्षक था और उन सभी से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका सामाजिक रुतबा भी बहुत ऊंचा था। वे बस देखते रह गए कि लिन फैंग के बुरे दिन खत्म होने के बाद उसके साथ क्या होगा। लिन फैंग गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि बूढ़ा आदमी बेतुकी बातें कर रहा है। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखते हुए कहा, मुझे याद है जब जुओ क्यू ने मुझे सबक सिखाने की बात कही थी तो आपने कहा था कि ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि मेरे पास सिफारिशी पत्र नहीं है। जब उसने मुझ पर हमला करने का फैसला किया तो आपने कोई आपत्ति नहीं जताई, और अब आप कह रहे हैं कि मैं मुसीबत खड़ी करने आया था और मैंने अकादमी को बदनाम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने छात्रों को यही सिखाते हैं? अन्याय और नाइंसाफी। क्या आप उन्हें कमजोरों को धमकाने की शिक्षा देते हैं? कितनी गुस्ताखी है, बूढ़े आदमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह क्रोधित होकर बोला, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूं। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे गुरु हो? तुम्हारा इरादा क्या है? कितनी धृष्टता है? लिन फैंग मन ही मन ठंडी मुस्कान लिए हुए था। बूढ़े आदमी के पास इतनी ताकत होने के कारण ही वह लिन फैंग को धमकाना चाहता था। शुरू में बूढ़े व्यक्ति को लगा था कि जुओ क्यू लिन फैंग को हरा देगा, इसलिए उसने उसे लड़ने से नहीं रोका था, लेकिन लिन फैंग जीत गया, जो अकादमी के लिए अपमान की बात थी। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति क्रोधित हो गया। बूढ़े साहब, आप इतने अन्यायपूर्ण कैसे हो सकते हैं? पहले तो दूसरों ने ही उसे उकसाया था, दुवान फैंग ने कहा। वह भविष्य में अकादमी में काफी समय बिताने वाला था और जाहिर तौर पर उम्मीद करता था कि यह पढ़ाई के लिए एक अच्छी जगह होगी। उसने सोचा भी नहीं था कि पहले ही दिन कोई विवाद हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षक स्वयं ही परेशानी का कारण बन रहा था। चुप रहो, यह मत भूलो कि तुम भी स्वर्गीय अकादमी के छात्र हो, या ऐसा हो सकता है कि तुम अब इसके छात्र नहीं रहना चाहते। बूढ़े व्यक्ति ने दुवान फैंग को ठंडे लहजे में देखते हुए और उसे धमकी देते हुए कहा। दुवान फैंग कुछ और कहने ही वाला था कि लिन फैंग ने उसे बीच में ही रोककर कहा, दुवान फैंग, तुम भी सेलेस्टियल अकादमी के छात्र हो, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात खत्म करते हुए लिन फैंग ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, तो ये सब कहने के बाद तुम्हारा इरादा क्या है? अकादमी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। हालांकि चूंकि आज पंजीकरण का दिन है, इसलिए यह एक शुभ दिन है, इसलिए मैं तुम्हारी साधना को कुछ समय के लिए बाधित कर दूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने सामान्य लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। लिन फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसमें असाधारण प्राकृतिक क्षमताएं थीं, लेकिन वह उस बूढ़े व्यक्ति से कैसे मुकाबला कर सकता था? वह अभी भी युवा और बहुत कमजोर था। बूढ़ा व्यक्ति चाहे तो आसानी से लिन फैंग की साधना को पनडू बना सकता था। लिन फैंग बेहद प्रतिभाशाली था और वह अकादमी में दाखिला नहीं ले रहा था। इस बात ने उस बूढ़े व्यक्ति को उसकी साधना को और भी कमजोर करने के लिए उकसाया। इस तरह भविष्य में अकादमी का एक प्रतिद्वंद्वी कम हो जाएगा। शायद लिन फैंग जुयू के पवित्र प्रांगण में जाकर अध्ययन करना चाहता था। मेरी साधना को पनडू बनाना, सुनने में तो ये बहुत आसान काम लगता है, लिन फैंग ने बर्फीले स्वर में कहा। जब ये अत्यंत शक्तिशाली लोग ऐसी बातें कहते थे तो वे सचमुच ऐसा ही करते थे और आमतौर पर बिना किसी झिझक के अपने कहे को अमल में लाते थे। अगर वे किसी को मारना चाहते थे तो मार देते थे, अगर वे किसी की साधना को पनडू बनाना चाहते थे तो उसकी साधना को पनडू बना देते थे। उनका मन बदलना नामुमकिन था। ऐसे लोगों के सामने चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर वह उनके किसी काम का नहीं होता था तो वे बिना किसी संकोच के उसे खत्म कर देते थे। ये दुनिया सबसे ताकतवर बनने के बारे में थी। अकादमियां, संप्रदाय आदि सब एक जैसे थे, केवल ताकत ही मायने रखती थी। लेकिन मेन किन के साथ होने से लिन फैंग को अब डर नहीं लग रहा था। उसने पहले ही उसे दिखा दिया था कि वह उसकी रक्षा कर सकती है। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, इसलिए लिन फैंग को जरा भी चिंता नहीं थी। इसके अलावा मेन किन ने लिन फैंग से वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगी। मेन किन को बात करना पसंद नहीं था, खासकर अनावश्यक बातें करना। इसलिए जब उसने ये कहा तो उसने निश्चित रूप से इसे दिल से कहा था। गुरुजी, इतना गुस्सा करना क्या जरूरी है? उसी क्षण एक उदासीन आवाज सुनाई दी। भीड़ में से एक आकृति उभरी और बोली, ये युवक सचमुच प्रतिभाशाली है। अगर वह अकादमी में शामिल होने के लिए राजी हो जाए तो वह निश्चित रूप से एक बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। वह एक युवक था, उसके बाल लंबे और सुंदर थे, उसकी आवाज मधुर और कोमल थी जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा उसका चेहरा इतना आकर्षक और कोमल था कि उसे सुंदर कहना उचित होगा। उसका चेहरा किसी आम महिला के चेहरे से भी अधिक सुंदर था। उनका नाम वेन आओजू था। तुम क्या कर रहे हो? भीड़ में से कई लोगों ने वेन आओजू को देखकर हैरानी से पूछा। जब बूढ़े व्यक्ति ने वेन आओजू को देखा और उसकी आवाज सुनी तो उसने उसे सिर हिलाकर अभिवादन किया। और तुमने उसकी बातों के बारे में क्या सोचा? बूढ़े ने लिन फैंग से पूछा। सब लोग स्तब्ध रह गए। वेन आओजू ने एक वाक्य कहा था और वही बूढ़े का मन बदलने के लिए काफी था। क्या? मेरा सेलेस्टियल एकेडमी में दाखिला लेने के बारे में? लिन फैंग ने वेन आओजू से पूछा। लिन फैंग ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बूढ़ा आदमी अचंभित रह गया। उसने लिन फैंग की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने भले की समझ बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, स्वर्गीय अकादमी में शामिल होने का मौका, और तुमने उसे ठुकरा दिया। खैर, अब जब ऐसा है तो मुझे दोष मत दो। शिक्षक जी, क्रोधित न हो, मैं उसे मना लूंगी, वेन आओजू ने कहा। वह इतना साफ सुथरा दिख रहा था कि उसके कपड़ों पर धूल का एक कण तक नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह वास्तव में एक पुरुष है।
सेलेस्टियल अकादमी बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अगर तुम इसके छात्र बन जाओ तो तुम्हें इसकी महानता का एहसास होगा। तुम अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का पूरा उपयोग कर पाओगे और एक साधक के रूप में अपने कौशल में बहुत सुधार कर पाओगे। तुम्हें इस बात में जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि यह तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। वे नाओजू ने लिन फैंग से कहा। उसकी खूबसूरत आंखें लिन फैंग को टकटकी लगाए हुए थीं। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। तुम्हारे शिक्षक को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लिन फैंग ने उदासीनता से जवाब दिया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। धनी और कुलीन वर्ग के सभी साधकों ने अपना चेहरा उखाड़ा लिया। लिन फैंग उनकी गरिमा पर प्रहार कर रहा था और अकादमी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा था। शिक्षक भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में क्रोध की चमक आ गई। उसने सोचा कि लिन फैंग को ऐसी नाजुक स्थिति में व्यवहार करना नहीं आता। वह हद से ज्यादा दुस्साहस कर रहा था और पूरी तरह से लापरवाह था। आपकी राय बहुत पक्षपातपूर्ण है। स्थिति के बारे में आपका नजरिया एक तरफा है, वे नाओजू ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन लिन फैंग पहले की तरह आश्वस्त नहीं था। अकादमियों और संप्रदायों का उद्देश्य एक ही होता है, भले ही उनके काम करने का तरीका अलग हो। यून हाई संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और सभी ने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। इसलिए उसका मुख्य मिशन यून हाई संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना था कि वह अपनी पिछली गलतियों को न दोहराए। वे नाओजू सही कह रही है। जो तुम देख रहे हो वो तो बस हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि तुम अकादमी में दाखिला ले लोगे। एक और आवाज आए। तभी दूर से एक साया, जो किसी भ्रम जैसा लग रहा था, अचानक भीड़ की ओर बढ़ा। वह एक बूढ़ा आदमी था। जब लोगों ने उसे देखा तो सब हैरान रह गए और श्रद्धा और सम्मान से उसकी ओर देखने लगे। वह बूढ़ा व्यक्ति अकादमी का उप प्रधानाचार्य था। अकादमी के उप प्रधानाचार्य स्वयं लिन फैंग को अकादमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली हो गया है कि अकादमी के सबसे प्रभावशाली लोग भी उस पर नजर रखे हुए हैं? भीड़ में कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। जुओ कियू और झोंगलिंग जैसे कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि लिन फैंग के पास सिफारिशी पत्र नहीं था। लेकिन लिन फैंग, जिसे अकादमी में प्रवेश के लिए सिफारिशी पत्र की आवश्यकता भी नहीं थी, उसमें प्रवेश करने में रुचि भी नहीं रखता था। और क्योंकि लिन फैंग को प्रवेश में रुचि नहीं थी, इसलिए स्वयं उप प्रधानाचार्य भी उसे प्रवेश के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं। अकादमी में कुछ वाकई निकम्मे छात्र हैं। वे किसी काम के नहीं हैं, लेकिन आपने उन्हें पहले ही अपमानित कर दिया है, जो कि उचित दंड था। जहां तक शिक्षक की बात है, वह बहुत ही संकीर्ण सोच वाला है। मैं उसे अपने कृत्यों के लिए आपसे माफी मंगवाऊंगा, उप प्रधानाचार्य ने लिन फैंग से कहा। इसके तुरंत बाद उन्होंने बूढ़े शिक्षक को ऐसी निगाहों से देखा जिससे भीड़ कांप उठी। क्या उप प्रधानाचार्य लिन फैंग की वजह से शिक्षक से माफी मंगवाने वाले थे? लिन फैंग भी अचंभित था। वह जानता था कि वह एक कुशल साधक है, लेकिन अकादमी में कई उत्कृष्ट छात्र भी थे। भले ही उसने जुओ कियू और बाइजे को हरा दिया था, ये तो बस शुरुआत थी। उप प्रधानाचार्य उसे इतना महत्व क्यों दे रहे थे? उप प्रधानाचार्य, बूढ़े व्यक्ति ने स्तब्ध होकर कहा। उप प्रधानाचार्य ने भौहें चढ़ाई, जिससे बूढ़ा व्यक्ति डर गया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने मुड़कर लिन फैंग की ओर देखा और कहा, कृपया मेरी हार्दिक क्षमा स्वीकार करें। मैंने बिना सोचे समझे ये काम किया। ज्यादा दयालु और ईमानदार बनो, उप प्रधानाचार्य ने कहा, जो बूढ़े व्यक्ति की माफी से संतुष्ट नहीं थे। पूरा समूह और विशेष रूप से बूढ़ा व्यक्ति ऐसे व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या लिन फैंग इतना शक्तिशाली था कि उप प्रधानाचार्य को उसके प्रति इतना दयालु होना पड़ा? क्या लिन फैंग वास्तव में किसी असाधारण पृष्ठभूमि से आया था? ये कल्पना करना कठिन था। सभी शिक्षकों को अकादमी द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था। वे सभी प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उप प्रधानाचार्य शिक्षक को लिन फैंग से माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे, जबकि लिन फैंग ने ऐसी कोई विनती भी नहीं की थी। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों? जिस शिक्षक ने अभी अभी माफी मांगी थी, उसका चेहरा उतर गया। उसे सबकी निगाहें बुरी लग रही थी, लेकिन जब उसने उप प्रधानाचार्य का चेहरा देखा तो उसके पास लिन फैंग की ओर देखने के अलावा कोई चारा नहीं था और फिर उसने कहा, मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। मैं निकम्मा हूँ और आशा करता हूँ कि आप मुझे क्षमा कर देंगे, महोदय। उप प्रधानाचार्य ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, आप क्या सोचते हैं? लिन फैंग ने उप प्रधानाचार्य की ओर देखा। लिन फैंग को लगा कि उप प्रधानाचार्य के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या है। लिन फैंग कुछ कहना ही चाहता था कि तभी उप प्रधानाचार्य ने उसे बीच में ही रोक दिया। यदि तुम सेलेस्टियल अकादमी में शामिल होने के इच्छुक नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और प्रस्ताव रख सकता हूँ। मैं तुम्हें एक विशेष परमिट दे सकता हूँ, जिससे तुम बिना किसी प्रतिबंध और बाध्यता के छात्र के सभी लाभों का आनंद ले सकोगे। अकादमी से तुम्हारा कोई बंधन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पास एक निजी शिक्षक भी होगा और तुम अकादमी के सभी संसाधनों का मुफ्त में लाभ उठा सकोगे। तुम जब चाहो तब अकादमी छोड़ भी सकते हो। तुम्हें बिना किसी प्रतिबंध के अकादमी के छात्र के समान दर्जा प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए केवल लाभ ही होंगे, कोई नुकसान नहीं। ये शब्द सुनकर भीड़ में मौजूद लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे। वे सब हैरान थे। लिन फैंग जब चाहे तब जा सकता था। वह अकादमी के सभी लाभों का फायदा उठा सकता था। इसके अलावा ये शब्द स्वयं उप प्रधानाचार्य के थे। उन्होंने लिन फैंग से वादा किया था, जिसका मतलब था कि इसमें कोई छिपा हुआ इरादा नहीं था और यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह वापस ले सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पारिवारिक नाम डुआन हो? शायद उसका परिवार यू है या यू। भीड़ में से कुछ लोगों ने कहा, लेकिन अगर उसका पारिवारिक नाम डुआन होता और वह इतना प्रतिभाशाली होता तो हर कोई उसके बारे में पहले ही जान चुका होता। इसके अलावा युवे कबीले का हर एक व्यक्ति हद से ज्यादा घमंडी था और कभी अकादमी में दाखिला नहीं लेता। वे एक शक्तिशाली संप्रदाय जितने ही ताकतवर थे और बाहर पढ़ाई नहीं करते थे।
भीड़ में मौजूद लोगों के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। भले ही लिन फेंग असाधारण प्रतिभाशाली और बेहद ताकतवर था, फिर भी उप प्रधानाचार्य का उसके प्रति इतना उदार होना काफी नहीं था। भीड़ हैरान थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। लिन फेंग भीड़ में मौजूद लोगों से भी ज्यादा हैरान था। लिन फेंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने पूछा, मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ? ये कैसे संभव है? मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर क्यों दिया। क्यों? ये तो सचमुच किस्मत की बात है। आपके पास मना करने का कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ आप ही तय करेंगे। उप प्रधानाचार्य ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए कहा और फिर आगे जोड़ा, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही अनुभव रहे हैं। मुझे भी इस सफर में दूसरों का साथ मिला। क्या उसे दूसरों का समर्थन प्राप्त है? भीड़ ने सोचा, जो अभी भी समझ नहीं पा रही थी। लिन फेंग शाही शहर में किसी को नहीं जानता था, फिर उप प्रधानाचार्य उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे थे? इसके अलावा लिन फेंग मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अकादमी में शामिल होने पर कोई बाध्यता नहीं थी। वह जब चाहे वहां जा सकता था और जब चाहे वहां से निकल सकता था। भला वह ऐसी चीज को कैसे मना कर सकता था जिसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हो और जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो? अगर उप प्रधानाचार्य की मंशा बुरी होती तो वह ऐसा नहीं करते। वह आसानी से उसे खत्म कर सकते थे। आखिर लिन फेंग ने तो अभी अभी लिंची स्तर तक ही प्रवेश किया था। शायद मेरी किस्मत वाकई अच्छी है, लिन फेंग ने सोचा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मैं और मेरे दोस्त मिलकर काम करेंगे। हम साथ रहकर ही रह पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी ला सकते हैं, बशर्ते आप उनसे घनिष्ठ संबंध रखते हो। वैसे भी आपको हमारे नियमों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके दोस्तों सहित अन्य लोगों को इनका पालन करना होगा, उप प्रधानाचार्य ने ईमानदारी से कहा। बिल्कुल, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बहुत बढ़िया, अब सब लोग जा सकते हैं, उप प्रधानाचार्य ने कहा। अचानक उन्होंने लिन फेंग की ओर हाथ बढ़ाया और उसे कुछ दिया। पूरी भीड़ उत्सुकता से तड़प रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उप प्रधानाचार्य लिन फेंग को क्या दे रहे हैं। सेलेस्टियल अकादमी में आपका स्वागत है, वे नाओजू ने कहा। लिन फेंग ने सिर हिलाया और फिर समूह अकादमी में प्रवेश करने लगा। वे द्वार के मेहराब के नीचे से गुजरे और उन्हें अद्भुत और भव्य महल देखने को मिले। अरे वाह! जब लिन फेंग ने इन उद्यानों, महलों और नदियों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सब कुछ एकदम सही था। इसके अलावा प्रत्येक महल की वास्तुकला की अपनी एक भव्य शैली थी। आप यहाँ अपने प्रवास के दौरान इन सभी स्थानों का गहराई से भ्रमण कर सकते हैं, वे नाओजू ने कहा। लिन फेंग महलों को देखकर सचमुच चकित रह गया। सेलियल अकेडमी, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मुख्य महल में अकादमी का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये सचमुच इस दुनिया में एक अनोखी जगह हो। अकादमी में आपका स्वागत है, आपको पछतावा नहीं होगा, वे नाओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग ने उस लड़के को देखा जो एक खूबसूरत महिला जैसा दिखता था और पूछा, तुमने मेरी रक्षा क्यों की? वे नाओजू ने सिर हिलाते हुए कहा, उप प्रधानाचार्य के समान कारण से। मेरा मतलब यह है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, आप मेरी मदद क्यों करेंगे? कुछ लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि उन्हें देखते ही आपको तुरंत पता चल जाता है कि आप उन्हें पसंद करने लगे हैं। आप उसी तरह के इंसान हैं, वे नाओजू ने कहा, जिसके गाल लाल हो गए थे। लिन फेंग उसकी प्रतिक्रिया से अचंभित होकर उसे देखता रहा। जब वे नाओजू ने देखा कि लिन फेंग अजीब सा चेहरा बना रहा है, तो उसने भी अजीब सा चेहरा बना लिया। दफा हो जाओ, मैं उनमें से नहीं हूं, वे नाओजू ने कहा, जिस पर लिन फेंग हंस पड़ा। बेशक इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समलैंगिकों के प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोगों को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं, लेकिन वे नाओजू को स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ पसंद नहीं था, भले ही वह देखने में वैसा ही लगता था। डॉट 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 डॉट। उस समय कुछ दूर एक स्थान पर उप प्रधानाचार्य और शिक्षक अकादमी परिसर के भीतर एक रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। उप प्रधानाचार्य ने देखा कि शिक्षक सहज महसूस नहीं कर रहे थे। भला भला किसी कनिष्ठ साधक से सबके सामने माफी मांगना किसे अच्छा लगता होगा? जाहिर है ऐसी स्थिति में शिक्षक खुश नहीं होंगे। उप प्रधानाचार्य ने शिक्षक से उदासीनता से पूछा, क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं आपके आदेशों का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा। आप उप प्रधानाचार्य हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। दरअसल उन्हें स्वयं उपाध्यक्ष ने इतने साल पहले आमंत्रित किया था। हाँ, इस तरह प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया समझता हूँ, उप प्रधानाचार्य ने कहा और फिर आगे कहा, मैंने ऐसा जानबूझकर किया है। तुम्हें वह हुनर याद है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? जाओ और उसे सीख लो। बस कह देना कि यह मेरा आदेश था। बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसके चेहरे पर दिख रही उदासी खुशी में तब्दील हो गई। वह बेहद खुश लग रहा था। अकादमी के अंदर घूमते हुए लिन फेंग ने पाया कि कुछ लोग उसके जितने ही मिलनसार थे, जबकि कुछ लोग बिल्कुल भी मिलनसार नहीं थे। उदाहरण के लिए लिन फेंग की मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसके चेहरे पर मासूमियत से भरी एक शानदार मुस्कान थी, जबकि कुछ अन्य लड़कियों की मुस्कानें भी वैसी ही थी, लेकिन उनमें बुरी मंशा छिपी हुई थी। उसकी मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसके शरीर से तीव्र और शीतल ऊर्जा निकल रही थी। वह बेहद दुष्ट और खतरनाक प्रतीत हो रहा था। क्या तुमने कुछ अजीब देखा? वे नाओजू ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए पूछा जब उसने देखा कि लिन फेंग अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था। वह अलग अलग लोगों को घूरते हुए विशेष रूप से अजीब लग रहा था। वे जो ऊर्जा छोड़ते हैं वह काफी विचित्र है, लिन फेंग ने उत्तर दिया। लिन फेंग अकेला नहीं था जिसने ये देखा था। डुआन फेंग और जिंग यून दोनों ने उससे सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं, इसीलिए उनके द्वारा छोड़ी गई चीज इतनी अजीब है, वे नाओजू ने सिर हिलाते हुए कहा।
तुरंत बाद उन्होंने अपना पतला सफेद स्त्री जैसा हाथ ऊपर उठाया और दूर स्थित कुछ महलों की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, सेलेस्टियल अकादमी में अकादमी के भीतर 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। प्रत्येक का अपना प्रशिक्षण मार्ग है। अकादमी में प्रवेश करने के बाद आपके सामने जो विकल्प होंगे उनमें से यह एक है। आप जिस प्रकार के साधक बनना चाहते हैं उसके आधार पर मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। 3 तरह के लोग। लिन फैंग ने सोचा, वह हैरान था। फिर उसने पूछा, ये 3 तरह के लोग कौन हैं? वे लोग जो युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करते हुए लड़ने में सक्षम हैं। ये वे साधक हैं जो रक्तपात और हिंसा से नहीं डरते। वे पहली श्रेणी के हैं। कमांडर। लिन फैंग ने आश्चर्य से सोचा। अकादमी द्वारा दी जाने वाली पहली तरह की ट्रेनिंग आश्चर्यजनक रूप से सैन्य प्रकृति की थी। ये लोग सैनिकों का नेतृत्व करने में सक्षम थे, खून खराबे से नहीं डरते थे और युद्ध कला में उनका बहुत ज्ञान होना आवश्यक था। दूसरे प्रकार का प्रशिक्षण आपको एक महान नेता बनना सिखाता है। यह आपको पर्दे के पीछे से लोगों के समूह को नियंत्रित और संचालित करना सिखाता है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लगती है, लिन फैंग ने सोचा, जिसकी आंखें सिकुड़ गईं। वेन आओजू तो उसी तरह की इंसान लगती थी। तीसरे के बारे में क्या? लिन फैंग ने पूछा। वह बहुत उत्सुक था। हैरानी की बात यह थी कि अकादमी द्वारा प्रशिक्षित पहले 2 प्रकार के लोग वे थे जो कमांडर या नेता बनना चाहते थे। लिन फैंग की अकादमी के बारे में अच्छी धारणा थी। तीसरी श्रेणी में रात के समय हवा की तरह तेजी से चलना सिखाया जाता है। इसमें आपको कोहरे के बीच अदृश्य होना सिखाया जाता है। ये सबसे रहस्यमय और जादुई श्रेणी है, लेकिन साथ ही सबसे खतरनाक भी। आमतौर पर लोग इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन अगर देख ले तो खून खराबा होगा, वेन आओजू ने धीरे से कहा। लिन फैंग फिर से हैरान रह गया। तीसरी श्रेणी तो हत्यारे जैसी ट्रेनिंग थी। इस अकादमी का निर्माण किसने किया? लिन फैंग ने आश्चर्य से पूछा। वे सैन्य कमांडरों, राजनीतिक नेताओं और हत्यारों को प्रशिक्षित करते थे। ये 3 श्रेणियां ही पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक थीं। भला इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा किसकी हो सकती है? क्या ये सम्राट का काम हो सकता है? लिन फैंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। अगर सम्राट ने अकादमी बनवाई होती तो वह दुवान तियानलैंग को शिव युए का पवित्र प्रांगण बनाने की अनुमति क्यों देता? लेकिन अगर वास्तव में सम्राट ही अकादमी का सूत्रधार था तो वह इतनी खतरनाक जगह क्यों बनवाता? अकादमी के प्रधानाचार्य कौन है? लिन फैंग ने वेन आओजू से पूछा। वेन आओजू चौंक गई। उसकी खूबसूरत आंखें लिन फैंग को घूरती रहीं और उसने कहा, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि अकादमी में केवल उप प्रधानाचार्य ही हैं। हमने प्रधानाचार्य को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। एक बात तो पक्की है, प्रधानाचार्य शाही खानदान के सदस्य होंगे। उनका रुतबा बहुत ऊंचा होगा। मुझे लगता है कि आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। अगर इसे शाही खानदान के किसी सदस्य ने बनवाया था तो इसका मकसद उन लोगों को प्रशिक्षित करना था जो आगे चलकर देश की सेवा करेंगे। यही कारण है कि अकादमी गोपनीयता बनाए रखना पसंद करती है और बिना सिफारिश पत्र वाले लोगों को प्रवेश नहीं देती। इसमें कई ऐसे छात्र हैं जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रतिष्ठित है। वे सभी खुशी खुशी अकादमी में शामिल हुए और अन्य छात्रों से जान पहचान बनाई। वे जानते हैं कि अकादमी सीखने का एक बेहतरीन माहौल प्रदान करती है। इसीलिए मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि अकादमी में शामिल होने पर आपको कोई पछतावा नहीं होगा। वेन आओजू ने सिर हिलाते हुए कहा। वैसे आप शायद मेरा नाम पहले से ही जानते होंगे, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता। लिन फैंग, ये तो बहुत अच्छा नाम है, वेन आओजू ने कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, मैंने अभी आपको अकादमी में उपलब्ध प्रशिक्षण की 3 श्रेणियों के बारे में बताया। अकादमी में बहुत से छात्र धनी और कुलीन परिवारों से आते हैं, इसलिए उनमें से अधिकतर दूसरी श्रेणी चुनते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता की तरह काम करना चाहते हैं। वे अपने परिवार में लौटने पर अधिक जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। कई साधारण लोग भी इन कौशलों को सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में जब वे ऐसे पदों पर आसीन होना चाहते हैं तो उन्हें अक्सर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुलीन और साधारण दोनों परिवारों के जोशीले नौजवान पहली श्रेणी को चुनते हैं और सैन्य कमांडर बनते हैं। तीसरी श्रेणी को लोग सबसे कम चुनते हैं। ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। कोई नहीं जानता कि वहां क्या होता है और यह रहस्य में डूबी हुई है। लिन फैंग वेन आओजू की बातें ध्यान से सुन रहा था। आम लोग जल्दी से ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बिना किसी विशेष पृष्ठभूमि वाले साधक के लिए ऊंचे पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें उच्च पद प्राप्त करने के लिए संपर्कों और राजनीतिक प्रभाव की आवश्यकता होती है। जहां तक तीसरी श्रेणी का सवाल था, यह तय करना एक कठिन निर्णय था क्योंकि जब भी कोई हत्यारा सामने आता था तो उसकी जान खतरे में होती थी। निस्संदेह विचार करने योग्य अन्य कारक भी हैं। विद्यार्थी की भावना और स्वाभाविक क्षमताएं उनके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि विद्यार्थी चाहे जो भी विकल्प चुने, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होगी। यदि साधक बलवान नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि साधना के मार्ग में शक्ति और इच्छाशक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने चाहे जो कुछ भी सीखा हो, यदि आपको किसी बलवान व्यक्ति से लड़ना पड़े तो आप उससे कमजोर होने पर मर जाएंगे। वेन आओजू ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा, लिन फैंग, अब तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, तुम साधना की कौन सी श्रेणी चुनना चाहोगे? पहला वाला, लिन फैंग ने तुरंत जवाब दिया। लिन फैंग को दूसरी श्रेणी पसंद नहीं थी क्योंकि उसमें लोगों से लड़ना और उनके खिलाफ साजिश रचना शामिल था। उसे दूसरों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा उसे तीसरी श्रेणी बेकार लगती थी, इसलिए पहली श्रेणी उसके लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होती थी। वह इन कौशलों का उपयोग वास्तविक लड़ाइयों में कर सकता था। पहली श्रेणी के किसानों को साहसी, उत्साही और वफादार होना चाहिए। जोशीला और साहसी कोई समस्या नहीं, लेकिन वफादार, किसके प्रति वफादार? लिन फैंग ने वेन आओजू से पूछा। वह आश्चर्यचकित था। मुझे उस तरह मत देखो,
मुझे भी नहीं पता, वेन आओजू ने अपनी आंखों में स्त्रीत्व का भाव लिए हुए उत्तर दिया। लिन फेंग, मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां तुम्हें जाना चाहिए। और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम किस श्रेणी में आते हो। लिन फेंग ने वेन आओजू से पूछा। वेन आओजू देखने में लड़की जैसी लगती थी और जाहिर तौर पर एक कुलीन परिवार से थी, लेकिन वह दूसरों की तरह घमंडी नहीं दिखती थी। वह बहुत बहादुर भी नहीं दिखती थी और न ही उग्र स्वभाव की लगती थी। अनुमान लगाने की कोशिश करो। तीसरा वाला, लिन फेंग ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, जिससे वेन आओजू हैरान रह गई। तुरंत बाद वेन आओजू मुस्कुराई लेकिन चुप रही। डुआन फेंग, तुम्हारा क्या हाल है? लिन फेंग ने पूछा। लिन फेंग यह नहीं भूला था कि वह डुआन फेंग की वजह से ही यहाँ था। उसने इससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वह अकादमी में दाखिला लेगा। मैं, डुआन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी वही चुनूंगा जो तुमने चुना है, लिन फेंग, पहला वाला। बहुत बढ़िया, तो चलिए साथ चलते हैं, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ देर बाद वे एक विशाल चौक पर पहुंचे। कई लोग सीधे बैठे हुए थे। कुछ गुकिन, एक प्रकार का वाद्य यंत्र की आवाज सुनाई दे रही थी। यदि आप प्रथम श्रेणी के छात्र बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। केवल सफल होने पर ही आपको प्रथम श्रेणी के छात्र के रूप में प्रवेश मिलेगा। वेन आओजू ने लिन फेंग की ओर देखते हुए समझाया। लिन फेंग ने कहा, यदि पहली श्रेणी के लिए परीक्षण आवश्यक है तो अन्य 2 श्रेणियों के बारे में क्या ये भी वैसा ही है? दूसरी श्रेणी में किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीसरी श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और यह अब तक की सबसे कठिन श्रेणी है, वेन आओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। लिन फेंग आश्चर्यचकित रह गया। अधिकांश लोगों को तीसरी श्रेणी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, जबकि इसकी परीक्षा सबसे कठिन थी। लिन फेंग उलझन में था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि पहली श्रेणी, जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि थी, सबसे आसान श्रेणी थी। चौक पर कई नए छात्र थे, लेकिन कुछ पुराने छात्र भी मौजूद थे। वेन आओजू को देखकर कुछ लोगों ने मुस्कुरा दिया। लिन फेंग ने गौर किया कि वेन आओजू के पास से गुजरने वाले या उसे देखने वाले कई लोग उससे बच रहे थे, मानो वे उसकी उपस्थिति से बुरी तरह डरे हुए हों। लिन फेंग को यह बहुत अजीब लगा। लिन फेंग ने वेन आओजू से कहा, लगता है वे तुमसे डरते हैं। हैरानी की बात यह थी कि एक लड़का जो लड़की की तरह सुंदर था, उससे दूसरे लोग इतना डरते थे कि वे उससे दूर भागते थे। शायद वे मुझे श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वेन आओजू ने हंसते हुए उत्तर दिया। उसी क्षण लिन फेंग और अन्य लोगों ने देखा कि उनके आसपास अचानक कम लोग रह गए थे। इसका कारण स्पष्ट रूप से वेन आओजू ही थी। परीक्षा इतनी कठिन नहीं है, आपको पास होने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहली श्रेणी में सबसे ज्यादा रुचि होती है और यही वह श्रेणी है जिसमें छात्र सबसे अच्छे होते हैं। हर साल पंजीकरण और परीक्षा सप्ताह के दौरान हम पुराने छात्रों को भी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देते हैं ताकि ये देखा जा सके कि उन्होंने कितनी प्रगति की है, वेन आओजू ने लिन फेंग से धीमी आवाज में कहा और लगातार बढ़ती भीड़ को देखती रही। क्या परीक्षा संगीत सुनने पर आधारित होगी? लिन फेंग ने एक बूढ़े व्यक्ति की परछाई को देखते हुए कहा, जो वीणा पर हाथ रखे हुए था और अपनी आंखें थोड़ी बंद किए हुए था। आप सही कह रही हैं, असली परीक्षा तो उसके द्वारा बजाई जाने वाली धुन को सुनने में है, वेन आओजू ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या परीक्षा में गाना सुनना था? डुआन फेंग और जिंग यून भी आश्चर्यचकित रह गए। गाना सुनना, ये कैसी परीक्षा थी? केवल मेन किंग हमेशा की तरह उदासीन दिख रही थी, मानो पूरी घटना का उससे कोई लेना देना ही न हो। तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा, वेन आओजू ने कहा, जिसने देखा कि लिन फेंग, जिंग यून और डुआन फेंग बहुत अजीब लग रहे थे और बहुत गहराई से सोच रहे थे। कुछ ही समय में चौक पर लोगों की संख्या तेजी से बढ़कर 200 हो गई। लिन फेंग और वेन आओजू को देखकर कुछ लोग बहुत अजीब और यहाँ तक कि अचंभित भी दिखे। ये वही लिन फेंग है जो पहले हुई घटनाओं में शामिल था, उसने भी हमारी तरह आश्चर्यजनक रूप से पहली श्रेणी को चुना होगा। हे, वह काफी ताकतवर है और उसमें अद्भुत प्राकृतिक क्षमताएं हैं। वह तो कुलीन और धनी छात्रों को भी हरा सकता है, लेकिन क्या वह परीक्षा पास कर पाएगा? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा कि उसने बाइजे और जुओ कियू को कितनी आसानी से हराया, और आपने ये भी देखा कि उसने गुरु का सामना करने में जरा भी संकोच नहीं किया। साहस और दृढ़ संकल्प उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। सभी ने, साधारण लोगों से लेकर धनी कुलीन शिष्यों तक, लिन फेंग की शक्ति और बहादुरी देखी थी। इसलिए भले ही वे कुछ बातों पर सहमत न हो, फिर भी वे उसकी प्रशंसा करते थे और उसे बहुत सम्मान देते थे। इसके अलावा उसमें एक बेहतरीन सेनापति बनने के सभी गुण मौजूद थे। उस समय जो लोग सीधे बैठे थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बाकी सभी की ओर देखा। वे शांत और सौम्य दिख रहे थे। ठीक है, परीक्षा शुरू करते हैं। जो लोग परीक्षा में असफल होते हैं या परीक्षा शुरू होने पर अनुपस्थित रहते हैं, वे कल फिर आकर दोबारा प्रयास कर सकते हैं, वीणा पकड़े हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वह बैठा हुआ था और उसके चारों ओर छात्र भी बैठे हुए थे। भीड़ ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ नए छात्र थे और कुछ पुराने छात्र। जाहिर है सभी को नियम पता था और वे तुरंत पालती मारकर बैठ गए। ठीक है, आराम से बैठो और वीणा की धुन सुनो, वेन आओजू ने लिन फेंग और अन्य लोगों से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो चलिए बैठते हैं, लिन फेंग और बाकी सब ने कहा। तुरंत बाद वे सभी पालथी मारकर बैठ गए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और अपनी उंगलियों को सितार के तारों पर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन लिन फेंग की नजर उस बूढ़े आदमी के हाथों पर टिक गई। वे वेन आओजू के हाथों की तरह पतले और नाजुक लग रहे थे। वास्तव में वे बहुत मिलते जुलते थे। सितार से निकलने वाला हर स्वर सुरीला और मधुर था। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण थम गया हो। कुछ ही क्षणों बाद सितार की ध्वनि के सिवा कोई और आवाज नहीं थी। वातावरण में पूर्ण शांति छा गई थी। धीरे धीरे अधिकाधिक लोग अपनी आंखें बंद करके संगीत का आनंद लेने लगे।
ऐसा लग रहा था मानो वे जिस हवा में सांस ले रहे थे वह एकदम ताज़ा थी और असीम आनंद से भरी हुई थी। लिन फैंग भी लगभग अपनी आंखें बंद कर रहा था, लेकिन हर बार जब उसे नींद आने लगती थी तो वह संघर्ष करने और खुद को निर्मम बनाए रखने से खुद को रोक नहीं पाता था। सम्मोहन। लिन फैंग को अचानक समझ आ गया, इस धुन का उद्देश्य लोगों को सम्मोहित करना था। कितनी शक्तिशाली है, जरूर कोई रहस्यमय कला होगी, लिन फैंग ने सोचा और फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह नींद के लिए संघर्ष कर रहा था, फिर भी उसे नींद आने लगी। वह सचमुच देखना चाहता था कि यह कला कितनी शक्तिशाली है, इसलिए उसने आखिरकार विरोध करना छोड़ दिया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह दुनिया में अकेला है। शायद वह कौशल बहुत शक्तिशाली था या लिन फैंग सम्मोहन के असर के बिना ही स्वेच्छा से सो गया था। उसके चारों ओर अचानक कई घुड़सवार सैनिक अपनी लंबी कतारें लिए हुए आ गए। वे एक प्रचंड घातक इरादे से उसे जान से मारना चाहते थे। हर जगह खून के छींटे पड़ रहे थे। उसी क्षण उसके चारों ओर खून के छींटे पड़ने लगे। उसके चेहरे और शरीर पर भी खून के छींटे पड़ रहे थे। खून हर चीज को ढकने लगा। अचानक शरीर से अलग एक सिर उसकी ओर उड़ता हुआ आया। उस सिर की विशाल आंखें सदमे से अभी भी चौड़ी खुली हुई थीं। देखते ही देखते वह हड्डियों, मांस और खून के ढेर से घिर गया। लाशें अंतहीन रूप से बढ़ती जा रही थीं। ढलते सूरज के नीचे एक रोती हुई महिला की आवाज वातावरण में गूंज उठी। ये सभी दिवंगत आत्माएं अपनी मृत्यु के अन्याय का बदला लेने की मांग कर रही थीं। चंद्रमा की हल्की रोशनी में वे रक्त और मृत्यु के एक भयावह परिदृश्य में घूम रही थीं। उसी क्षण चौक पर मौजूद कुछ लोगों ने अपनी आंखें खोली। वे तेजी से सांस ले रहे थे और अभी भी सदमे में थे। उनके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। जो लोग अचानक नींद से जाग गए थे वे जल्दी से अपने आसपास परीक्षा दे रहे अन्य सभी लोगों को देखने लगे। उन्होंने गौर किया कि कुछ अन्य छात्रों की आंखें अभी भी बंद थीं, विशेषकर बड़े छात्र जो पूरी तरह से अपने सपनों में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे। लिन फैंग की पीठ भी ठंडे पसीने से तर थी। ऐसे भयानक दृश्यों के बावजूद भला कौन इतना शांत और स्थिर रह सकता है। इसके अलावा वीणा से निकलती मधुर ध्वनि ने दृश्य को और भी अधिक वास्तविक बना दिया था। लिन फैंग के दिल में एक बार फिर तीव्र और प्रबल भावना उमड़ पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर एक बार फिर प्रहार हुआ हो। उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। एक भ्रम, वो सिथ, कितनी अद्भुत शक्ति। उस सिथ की धुन लोगों को आश्चर्यजनक रूप से सुला सकती थी और उन्हें भयानक सपने दिखा सकती थी जिनसे बाहर निकलना लगभग असंभव था। कितना भयावह। यदि वीणा बजाने वाला व्यक्ति अपनी धुन की तीव्रता बढ़ा दे तो क्या यह संभव नहीं हो सकता कि सो रहे पीड़ित पागल हो जाए और बेहोश हो जाए। लिन फैंग के आसपास दुआन फैंग अभी भी अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए था, लेकिन वह थोड़ा कांप रहा था। जिंग यून की बात करें तो उसने अपनी आंखें खोल दी थी और उसकी भारी लेकिन अनियमित सांसें यह आभास दे रही थी कि वह पहले घुटन महसूस कर रही थी। वैसे तो कई लोगों ने अपनी आंखें खोल ली थीं, जबकि कुछ लोग अभी भी उन्हें बंद कर रहे थे। हालांकि जिन लोगों की आंखें बंद थीं, उन सभी के शरीर संगीत पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये तो बहुत कठिन परीक्षा है, लिन फैंग ने सोचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ पल पहले तक सपने में डूबे होने के कारण उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला था, लेकिन उस पल उसे परीक्षा का उद्देश्य समझ आ गया। ऐसा लग रहा था मानो आंखें खोलते ही वह असफल हो गया हो। कुछ देर बाद सितार की धुन बंद हो गई। सबने एक एक करके अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। संगीतकार ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, परीक्षा का उद्देश्य आपकी सहनशक्ति और दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेना था। यदि इस तरह का वातावरण आपके लिए असहनीय है और आप जल्दबाजी में जाग गए तो इसका मतलब है कि आपके लिए युद्ध क्षेत्र में टिके रहना मुश्किल होगा। इसलिए जो लोग अभी अभी जागे हैं कृपया चले जाएं। आप कमांडर नहीं बन सकते। तो बात यह है, लिन फैंग ने मन ही मन सोचा और हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि लिन फैंग दरअसल उस जगह पर असहनीय पीड़ा के कारण नहीं जागा था। वह इसलिए जागा था क्योंकि उसकी आत्मा ने उसे मायाजाल का कैदी बनने से रोक दिया था और वह उससे मुक्त हो गया था। कई लोग बेहद निराश लग रहे थे और एक एक करके जा रहे थे। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि रुकने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा उनमें से कुछ को पहले से ही संदेह था कि वे कमांडर बन पाएंगे या नहीं, और उन्हें लगता था कि उनका ये चुनाव उनके लिए सही रास्ता नहीं है। संगीतकार ने चारों ओर देखा और लिन फैंग को पाया। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? अरे! लिन फैंग को जानने वाले सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या लिन फैंग परीक्षा में फेल हो गया था? वे नाओजू हैरान रह गई। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फैंग इतना भयानक दृश्य देखकर सहन न कर पाए? परीक्षा आसान नहीं थी, लेकिन शुरुआत में लिन फैंग जैसे व्यक्ति के लिए यह असंभव भी नहीं लग रही थी। आखिरकार वह पहले ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुका था। गुरुजी, मुझे उन भयानक दृश्यों से नींद नहीं खुली, लिन फैंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो कई लोग उसे देख रहे थे और उन सबकी निगाहों से घूरते हुए वह घुटन महसूस कर रहा था। गुरुजी तो उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे, फिर भी उन्होंने ये कैसे नहीं देखा कि लिन फैंग उन भयानक दृश्यों से नींद नहीं खुला। इसके अलावा जिस तरह से वे लिन फैंग को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो वे उससे घृणा कर रहे हों। शिक्षक ने कहा, अगर आप सचमुच कमांडर बनना चाहते हैं तो हार मत मानिए और कल इसी समय वापस आइएगा। कल? लिन फैंग चिढ़ गया। शिव युए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन तो परसों ही हो रहा था। शिक्षक जी, मुझे एक बार फिर कोशिश करने दीजिए, लिन फैंग ने अपने चेहरे पर वही व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए सिर हिलाते हुए कहा। तुम तो सचमुच बेशर्म हो, तुम्हें अभी अभी मौका मिला था, कल फिर आना, इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, शिक्षक ने कहा, जिससे लिन फैंग चौंक गया। सब लोग उसे घूर रहे थे। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया, मुस्कुराया और फिर से कहा, शिक्षक जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दीजिए।
शिक्षक ने लिन फैंग को अजीब नजर से देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे दृढ़ संकल्प और उत्साह को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए। मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बना रहा हूं और नियम तोड़ रहा हूं, इसलिए तुम्हें आज फिर से कोशिश करने का मौका दे रहा हूं। एक साधक के रूप में मान सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था। परीक्षा में असफल होने के कारण लिन फैंग को जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं गया। सभी लोग लिन फैंग को अजीब नजरों से देख रहे थे। भले ही कुछ लोगों को वह हास्यास्पद लगा और उन्हें लगा कि वह खुद को अपमानित कर रहा है, लिन फैंग मुस्कुराता रहा और उसने दूसरा मौका मांगा। उसकी मुस्कान से पता चलता था कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरा मौका मांगने से उसकी मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है। हालांकि शिक्षक समझ गए थे कि लिन फैंग का ये व्यवहार इसलिए नहीं था क्योंकि उसे अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी, बल्कि लिन फैंग जिद्दी था और केवल जिद्दी लोग ही दृढ़ रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। भीड़ अचंभित थी। शिक्षक ने अचानक लिन फैंग को दूसरा मौका दे दिया था। इतना ही नहीं, शिक्षक की आवाज से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें लिन फैंग के भविष्य पर पूरा भरोसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। गुरुजी के बारे में लिन फैंग की राय अच्छी थी। वे मिलनसार और सहज स्वभाव के लग रहे थे। इसके अलावा उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। मैं फिर से सितार बजाना शुरू कर रहा हूँ, इस बार सिर्फ आप ही इसे सुनेंगे, शिक्षक ने उदासीनता से कहा। तुरंत ही उन्होंने फिर से बजाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, भीड़ को संगीत बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। शिक्षक आश्चर्यजनक रूप से अपने संगीत की लय को इस तरह नियंत्रित कर सकते थे कि वह केवल उन्हीं लोगों को सुनाई दे जिन्हें उन्होंने चुना था। कितना शक्तिशाली! भीड़ अचंभित होकर सोचने लगी। शिक्षक ने इससे पहले कभी उनके सामने इतना कुशल नियंत्रण नहीं दिखाया था। उस क्षण लिन फैंग को ऐसा लगा मानो धुन उसके कानों में बहती नदी हो। उसे महसूस होने लगा था कि सम्मोहन के कारण उसकी आंखें भारी होने लगी हैं। उसने अपना पूरा ध्यान संगीत पर केंद्रित किया और खुद को उस भ्रम में डूबने की कोशिश की। वह हर गुजरते पल के साथ धीरे धीरे उस भ्रम में समाता जा रहा था। हालांकि कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही थी। कितनी क्रूरता है! अगर मेरी दिव्य आत्मा ऐसे ही रही तो मैं मायाजाल में नहीं जा पाऊंगा, लिन फैंग ने सोचा। एक ठंडी ऊर्जा लिन फैंग के शरीर में प्रवेश कर गई थी और अब वह मायाजाल से अप्रभावित था और संगीत का भी उस पर कोई असर नहीं था। उसके चारों ओर सब कुछ बेहद स्पष्ट और शांत था। उसकी आंखें खुली हुई थीं। हालांकि धुन पहले जैसी ही थी, फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह वीणा बजा रहे शिक्षक को भूल रहा था। शिक्षक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लिन फैंग को नींद नहीं आ रही थी और वह जागते रहने के लिए जरा भी संघर्ष नहीं कर रहा था। उन्होंने अचानक एक बिल्कुल अलग धुन बजानी शुरू कर दी। इस बार लय तेज थी और जोश भी कहीं ज्यादा था। फिर भी लिन फैंग की आंखें पहले की तरह ही खुली हुई थीं। वह शुरू से ही शिक्षक को भूल रहा था। वह अब भी भ्रम में नहीं आ रहा था। शिक्षक ने पहले से भी तेज लय में एक और धुन बजाई, जिसकी शक्ति पहले वाले से कहीं अधिक थी। उनकी उंगलियां वाद्य यंत्र के तारों पर पूरी गति से चल रही थी और बड़ी खूबसूरती से संगीत रच रही थी। लिन फैंग बिल्कुल भी विचलित या प्रभावित नहीं हुआ। कुछ ही क्षण बाद शिक्षक मुस्कुराए और धीरे धीरे बजाना शुरू किया और अंत में रुक गए। फिर उसने लिन फैंग की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लिन फैंग, लगता है कि आप परीक्षा में असफल नहीं हुए थे। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर आपको बधाई, शिक्षक ने कहा। भीड़ दंग रह गई। लिन फैंग ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये कैसे और क्यों संभव था? शिक्षक द्वारा संगीत बजाए जाने के बावजूद लिन फैंग सम्मोहित क्यों नहीं हुआ? इसका क्या मतलब था? शिक्षक जी, मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर शिक्षक जी ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया होता तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता। शिक्षक जी, इसका क्या मतलब है? वह पहली बार में ही सपने से जाग गया था, फिर भी पास कैसे हो गया? इसके अलावा उसने बेशर्मी से दूसरा मौका मांगा। इतनी बेशर्मी दिखाने के बाद आपने उसे पास कैसे कर दिया? एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा लड़का शिक्षक की ओर बढ़ते हुए बोला। जो बात आप नहीं समझ रहे हैं वह ये है कि पहले परीक्षण के दौरान वह पूरी तरह से मेरे जादू के प्रभाव में नहीं आया था और पूरी तरह से सम्मोहित नहीं हो सका था। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली थी और हल्की नींद में सो गया था। ज्यादा से ज्यादा उसे बस कुछ पल के लिए जादू का अनुभव हुआ होगा और वह कभी भी उसके वश में नहीं आया। दूसरी बार उस पर धुन का जरा भी असर नहीं हुआ और वह पूरी तरह से जागा रहा, यहाँ तक कि जब मैंने धुन की तीव्रता बढ़ा दी तब भी। ऐसा अद्भुत प्रदर्शन मैंने पहली बार देखा है और मैं कई सालों से अकादमी में काम कर रहा हूँ। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। क्या उस धुन का उस पर कोई असर नहीं हुआ? भीड़ में मौजूद लोग अचंभित होकर पूछने लगे। वे लिन फैंग को अजीब तरह से देख रहे थे, मानो सोच रहे हो कि क्या वह सच में इंसान है। वे नाओ भी इस बात की कल्पना नहीं कर पा रहा था। वह सचमुच हैरान था कि लिन फैंग ने सम्मोहन को कैसे नकार दिया। लंबे और हटे कट्टे उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुरंत बाद उसने अपना सिर खुजाया और लिन फैंग की ओर बढ़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में अप्रिय बातें कह दी। मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो कृपया मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े उस विशालकाय व्यक्ति को देखा। लिन फैंग को उस पर गुस्सा नहीं आया। वह व्यक्ति सचमुच बहुत विशालकाय था, लगभग हानमान जितना बड़ा। वह शायद हानमान की तरह ही बिना सोचे समझे बोलता होगा क्योंकि वह सरल और ईमानदार स्वभाव का था। जब लिन फैंग ने हानमान के बारे में सोचा तो उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। दुवान तियान लांग, दुवान हान, अभी तुमने क्या कहा था? मैं तो भूल ही गया, लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। वह लंबा चौड़ा और तगड़ा आदमी हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। उसने अपने बड़े हाथ लिन फैंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, युआन शान। लिन फैंग, दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।
महान सेनापति बनने के लिए लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और शक्ति आवश्यक गुण हैं, शिक्षक ने सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने अपना वाद्ययंत्र समेटा और कहा, लिन फैंग, अगर तुम सितार या गुकिन बजाना सीखना चाहते हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इतना कहकर वे मुड़े और चले गए। लिन फैंग भी अचंभित था। वह मुस्कुरा रहा था और क्षितिज में शिक्षक की परछाई को देखते हुए बोला, शिक्षक जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये साबित कर दूं कि आपने गलत निर्णय नहीं लिया। भीड़ में मौजूद हर कोई लिन फैंग को प्रशंसा और ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी संगीत साधना की कलाएं अत्यंत शक्तिशाली थीं। लिन फैंग, बधाई हो। मैं हमेशा से सितार या गुकिन बजाना सीखना चाहती थी, लेकिन शिक्षक मुझे अपने तरीके नहीं सिखाते थे, वे नाओजू ने मुस्कुराते हुए लिन फैंग से कहा। मैं बस भाग्यशाली हूँ, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगता है तुम अक्सर बहुत भाग्यशाली होते हो, वे नाओजू ने कहा और आगे जोड़ा, अब तुम भी अकादमी के छात्र हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि हम कहाँ सोते हैं। ठीक, धन्यवाद, मैं भी आ रहा हूँ, युआन शान ने कहा, जो देखने में बहुत ही सहज लग रहा था। ठीक है, आप भी अकादमी के छात्र हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे दोस्तों के समूह में शामिल क्यों नहीं हो सकते। वे नाओजू उन्हें अगले महल में ले गई। वे जल्दी से अंदर गए। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और आश्चर्यचकित रह गया। उस महल में लगभग 20 मंजिलें थीं। बीच में बने महल की खुली छत से आसमान दिखाई देता था। ये सभी कमरे छात्रों के लिए हैं। आपको पहले अपने कमरे चुन लेने चाहिए। बीच वाला कमरा खुले आसमान के नीचे साधना करने के लिए समर्पित है। महल बहुत विशाल था, अंदर काफी खाली जगह थी। लिन फैंग ने पाया कि सभी कमरे बेहद बड़े थे और उनमें कई रहने के कमरे थे, मानो वह एक बड़ा घर हो। यहाँ तक कि उसमें एक बड़ा बैठक क्षेत्र भी था जो उस कमरे के अंदर मौजूद कई बैठक क्षेत्रों द्वारा साझा किया जाता था। सभी कमरे एक जैसे हैं। अगर आप ऐसा कमरा चुनना चाहते हैं जहाँ कोई और न रहता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। महल के अंदर आप जो चाहे कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, यहाँ सभी पुरुष और महिलाएं रहते हैं, इसलिए कृपया एक दूसरे का सम्मान करें। इसके अलावा कुछ लोग शांति पसंद करते हैं और उन्हें परेशान किया जाना पसंद नहीं होता। जब तक वे आपको अनुमति न दें तब तक उनके साथ एक ही कमरे में न रहें। ऐसा करना मना है। बिल्कुल, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। रहने की जगह को लेकर उनकी कोई खास जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ खाली कमरे मिल जाए ताकि वे और उनके दोस्त एक दूसरे के बगल में रह सकें। चलो इसे चुनते हैं, मुझे ये कमरा चाहिए, लिन फैंग ने एक पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। जिंग यून और डुआन फैंग ने लिन फैंग के कमरे के बगल वाला कमरा चुना। युआन शान ने भी डुआन फैंग के कमरे के बगल वाला कमरा चुना। तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन फैंग ने मेन किंग से पूछा। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, यहाँ जगह की कमी तो नहीं है, मेन किंग ने बेपरवाही से कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। हालांकि लिन फैंग हैरान रह गया। वे नाओजू ने मुस्कुराते हुए लिन फैंग की ओर देखा। वे नाओजू की आंखों के भाव देखकर लिन फैंग को बहुत असहज महसूस हुआ। हा, ये तो बुरा विचार नहीं है। युआन शान दिल खोलकर हंसा। लिन फैंग ने उसकी तरफ देखा और उसे और भी असहज महसूस हुआ। ठीक है, यह अच्छा विचार है, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा, लिन फैंग ने कहा। डुआन फैंग हैरान रह गया। लिन फैंग मेन किंग का ख्याल रखना चाहता है। लिन फैंग, बड़े भाई आप सचमुच महान हैं, डुआन फैंग ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। अगर हम साथ रहने लगे तो तुम मुझे रोज कम से कम 10 कहानियां सुना पाओगे, मेन किंग ने फुसफुसाते हुए कहा, जिससे लिन फैंग के पैर इतने कांपने लगे कि वह लगभग गिर ही पड़ा। कितनी निर्दयी लड़की है। ... अगले दिन सुबह के समय सेलेस्टियल अकादमी में लोग एक के बाद एक आते रहे, लेकिन पिछले दिन की तुलना में कम लोग थे। शाही शहर में एक बड़ा सार्वजनिक चौक था जहां लोग इकट्ठा हो रहे थे। वहां पहले से ही लोगों की एक बड़ी भीड़ थी, लेकिन लोग लगातार वहां आते जा रहे थे। उस सार्वजनिक चौक के अंत में एक विशाल द्वार था जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, शिव युए पवित्र आंगन। ठीक उसी दिन शिव युए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन हो रहा था। खबर फैलते ही असंख्य लोग वहां पहुंच गए। कुछ लोग पवित्र प्रांगण में अध्ययन करने की आशा से आए थे, जबकि कुछ लोग केवल समारोह देखने आए थे। शिव युए के पवित्र प्रांगण का निर्माण देश के इतिहास में एक भव्य घटना थी। ये संभवतः शिव युए देश का भविष्य बदल देगा। आज का दिन शायद शांतिपूर्ण नहीं रहने वाला था। अध्याय 119 सभा। ऐसा लगता है कि शिव यू का पवित्र प्रांगण सेलेस्टियल अकादमी की तुलना में कहीं अधिक साधकों को आकर्षित करता है। लिन फैंग लोगों के उस विशाल जनसमूह के बीच खड़ा था। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कांसे का मुखौटा पहन रखा था। मेन किंग और अन्य सभी लिन फैंग के बगल में खड़े थे। वे नाओ शिव और युआन शान भी उनके साथ आए थे। वे शिव यू के पवित्र प्रांगण की लोकप्रियता को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। जिंग यून लिन फैंग के कांसे मुखौटे को देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शायद कांसे मुखौटा पहनने के पीछे उसका कोई ठोस कारण रहा होगा। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसे पहचाने। इससे उसे याद आया कि यूनहाई संप्रदाय के विनाश के दौरान उसके साथ क्या हुआ था। ये बात उसे अभी तक पता नहीं थी। आसमान में छाए बादलों से सूरज की रोशनी छनकर भीड़ पर पड़ रही थी। मौसम सुहावना और आरामदायक था। समारोह के लिए वाकई यह एक अच्छा दिन था। देखो, वे बाहर आ गए, कितने शानदार। भीड़ में मौजूद असंख्य लोगों ने एक के बाद एक कहा जब उन्होंने शिव युए के पवित्र प्रांगण के विशाल द्वार के नीचे से गुजरते हुए वीर साए देखे। वे सभी भव्य सफेद वस्त्र पहने हुए थे। उनके वस्त्रों पर 2 शब्द खुदे हुए थे, पवित्र प्रांगण। अक्षर भव्य और आलीशान लग रहे थे। उनके वस्त्रों से ऐसा आभास हो रहा था मानो वे किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो। सैकड़ों की संख्या में वे सभी एक जैसे वस्त्र पहने हुए थे। वे सभी अत्यंत युवा साधक थे।
कुछ ही समय बाद वे सभी प्रांगण के द्वार से गुजरकर विशाल सार्वजनिक चौक की ओर चल पड़े। सार्वजनिक चौक के भीतर एक विशाल मंच था जिस पर वे सभी एक एक करके चढ़े। फिर उन्होंने भीड़ को ठंडे और उदासीन भाव से देखा। उनके चेहरों पर अत्यंत अहंकारी और दबंग भाव थे। ये वे पहले लोग थे जिन्हें शिव युवे के पवित्र प्रांगण में अध्ययन करने के लिए चुना गया था। वे देश के कोने कोने से इस स्थान पर आए थे। उस समय वे लाखों लोगों के सामने विशाल मंच पर खड़े थे। वे अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। लिन फैंग ने अपने कांसे के मुखौटे से उन्हें देखा। उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, यहाँ तक कि पूरी तरह बर्फ जैसा ठंडा हो गया। इन सभी लोगों में से वह कई लोगों को पहले से जानता था। लिंग हु ये शान, तुफु, वेन रेन यान, ये लोग यून हाई संप्रदाय में बेहद लोकप्रिय थे। इन्हें असाधारण प्रतिभाओं का धनी माना जाता था और संप्रदाय की समृद्धि के लिए इनका बहुत महत्व था। जब यून हाई संप्रदाय का विनाश हुआ तो इन्होंने संप्रदाय के साथ विश्वासघात किया और दुवान तियानलैंग का साथ दिया, और इस समय वे मंच पर उनके साथ खड़े होकर उनकी खुशी में शामिल हो रहे थे। इन 3 लोगों के अलावा लिन फैंग ने यून हाई संप्रदाय के अन्य लोगों को भी पहचाना। वे सभी उच्च पदस्थ शिष्य थे जिन्होंने कृतज्ञतापूर्वक दुवान तियानलैंग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। वहां केवल यून हाई संप्रदाय के शिष्य ही नहीं थे, अन्य बड़े संप्रदायों के शिष्य भी थे। उन्होंने हाओ युए संप्रदाय से अपने चचेरे भाई लिन कियान और हिम पर्वतीय गांव से लिनहोन को भी देखा। हा, लिन रुई, लिन कियान और लिनहोन को देखो, वे तो पहले से ही ज़ुयू के पवित्र प्रांगण के छात्र हैं। उनका भविष्य उज्ज्वल और शानदार होगा। हम यांगजो शहर के सबसे शक्तिशाली कबीले बनेंगे और बाकी सभी छोटे कबीलों का पल भर में सफाया कर देंगे। लिन फैंग के चाचा लिन बादाओ भी आश्चर्यजनक रूप से वहां मौजूद थे और आसपास के लोगों की परवाह किए बिना जोर जोर से इस विषय पर बात कर रहे थे। वे लिन परिवार के सदस्यों से घिरे हुए थे। लिन रुई भी वहां मौजूद थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लिन कियान और लिन होन वाकई भरोसेमंद हैं। वे भविष्य में हमारे लिन वंश के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनेंगे, लिन रुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह लिन बादाओ के प्रति बेहद विनम्र थे। इन दिनों लिन बादाओ अक्सर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने दोनों बच्चों पर निर्भर रहते थे। वे जितना आगे बढ़ते उनका प्रभाव उतना ही बढ़ता जाता। समस्या यह है कि ना लैन शियोग और ना लैन फैंग का भी दाखिला हो गया है। यह अच्छी बात नहीं है। ना लैन फैंग फिलहाल ज़ुयू के पवित्र प्रांगण में पढ़ाई कर रही है। लिन बादाओ ने भीड़ पर नजर डालते हुए कहा। उन्होंने देखा कि यांगजो शहर से कई लोग आए हुए थे, जिनमें ना लैन परिवार के लोग भी शामिल थे। उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे लिन वंश के 2 शिष्य अब ज़ुयू के पवित्र प्रांगण में विद्यार्थी हैं। इसके अलावा लिन कियान बेहद बलवान है और उसकी आत्मा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ना लैन फैंग कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लिन रुई ने ठंडे लहजे में कहा। जाहिर है जब लिन बादाओ ने ये शब्द सुने तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी गर्व भरी मुस्कान आ गई। उस समय लिन फैंग लिन कबीले से काफी पीछे खड़ा था और उनकी परछाइयां देख सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी यांगजो शहर से शाही शहर की ओर दौड़ पड़े हों। पूरे लिन कबीले का मानना था कि ज़ुयू का पवित्र प्रांगण छात्रों को असाधारण रूप से उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लिन परिवार के किसी सदस्य ने ज़ुयू के पवित्र प्रांगण में अध्ययन करने से इनकार कर दिया था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि पूरे यून हाई संप्रदाय ने उसे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और उसी व्यक्ति को उन्होंने अपने कबीले से निष्कासित कर दिया था। हाँ, आज तो इतने सारे लोग शिव युए के पवित्र प्रांगण के उद्घाटन को देखने आए हैं। यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। दूर से एक तेज आवाज आए, तभी 2 आकृतियां ऊंचे मंच पर चढ़ी। वे दुवान तियानलैंग और दुवान हान थे, जिनके चेहरे अब भी घमंड से भरे हुए थे। लगता है अफवाहें निराधार नहीं थी। वाकई ज़ुयू के पवित्र प्रांगण का निर्माण दुवान तियानलैंग ने ही किया था, भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने सोचा। पहले जब लोगों को यह पता नहीं था कि इस स्थान का निर्माण किसने करवाया है, तो कुछ लोगों का मानना था कि इसका निर्माता दुवान तियानलैंग या लियू कांगलैन में से कोई एक होगा। उस क्षण सभी को अंततः पता चल गया कि पवित्र प्रांगण का निर्माण दुवान तियानलैंग ने ही करवाया था। मैं दुवान तियानलैंग कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। आप सभी इतनी दूर से यात्रा करके शिव युए के पवित्र प्रांगण के उद्घाटन समारोह में शामिल होने आए हैं। आप में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने और हमारे शिष्य बनने की आशा से आए हैं। यदि ऐसा है तो कृपया ध्यान दें कि आप युवा, प्रतिभाशाली और कम से कम लिंची स्तर तक सिद्ध होने चाहिए। यदि आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो कृपया अपना नाम सूची में लिख दें। यदि आपका चयन पवित्र प्रांगण में अध्ययन के लिए होता है तो हम आपको सर्वोत्तम कौशल और तकनीकें प्रदान करेंगे। कई शिष्यों को उच्च गुणवत्ता वाले जुबान स्तर के कौशल तक पहुंच प्राप्त होगी। जब दुवान तियानलैंग ने अपनी बात समाप्त की तो भीड़ में मौजूद कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। जुबान स्तर की कलाएं आसानी से प्राप्त नहीं होती, विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाली। जब तक कोई साधक किसी बड़े संप्रदाय का शिष्य न हो या बहुत धनी न हो, ऐसी कलाएं प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े संप्रदायों में भी शिष्यों को ऐसी उच्च स्तरीय कलाओं तक पहुंचने से पहले एक निश्चित स्तर तक पहुंचना आवश्यक होता था। दुवान तियानलैंग के शब्दों से भीड़ बेहद उत्साहित थी। कुछ लोगों को केवल इस बात से चिढ़ थी कि एक शर्त लिंची स्तर तक पहुंचना था। इसके अलावा आज मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। आज शिव युए के पवित्र प्रांगण में 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें हर कोई देखना चाहता है। दुवान तियानलैंग ने अपने होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। भीड़ जिज्ञासा से व्याकुल थी। हर कोई इन 2 लोगों को देखना चाहता था। आखिर वे कौन हो सकते हैं? जिस तरह से दुवान तियानलैंग ने ये शब्द कहे थे, उसे देखते हुए ये दोनों लोग शायद असाधारण प्रतिभा के धनी होने वाले थे। आप दोनों कृपया बाहर आ जाए, दुवान तियानलैंग ने कहा। सभी लोग उत्सुकता से कांपने लगे। एक व्यक्ति आकाश से बर्फ के टुकड़े की तरह धीरे धीरे और कोमल गति से नीचे गिर रहा था।
उच्च अधिकारी लुओजू। भीड़ स्तब्ध होकर बोली, कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। वह हिम और हिम पर्वत गांव का अब तक का सबसे बलवान शिष्य था। वह 8 उच्च अधिकारियों में से एक था। फिर भी वह ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में क्यों आया था? उसी समय इलाके में बेहद तेज हवा चलने लगी। बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अचानक भीड़ ने आसमान में एक परछाई देखी। यह एक पौराणिक रॉक पक्षी था जो हवा में उड़ रहा था। चूझानपेंग। भीड़ में मौजूद लोगों की आंखें फटी रह गईं। भीड़ उत्साह और आश्चर्य से कांप रही थी। 2 उच्च अधिकारी लुओजू और चूझानपेंग वहां मौजूद थे और आश्चर्यजनक रूप से प्रांगण में शामिल होने वाले थे। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। चूझानपेंग चुकिन का पुत्र और हाओ युए संप्रदाय का भावी कुलपति था। वह ज़ू युए के पवित्र प्रांगण में क्यों शामिल होना चाहता था? तो बात कुछ इस तरह है, लुओजू और चूझानपेंग ज़ू यू के पवित्र प्रांगण में शामिल होने आए हैं। ये वाकई एक विचित्र और अद्भुत घटना है। दुआन तियानलांग बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली हैं। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। जैसा कि उम्मीद थी, बेहद प्रसिद्ध लोग पवित्र प्रांगण में शामिल होने आए थे। लुओजू और चूझानपेंग दुआन तियानलैंग के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। शाही परिवार और दोनों बाहरी उच्च अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के बगल में खड़े थे। और अब मैं शिव युए के पवित्र प्रांगण के आधिकारिक उद्घाटन की घोषणा करता हूं। मैं दुआन तियानलैंग प्रथम प्रधानाचार्य हूं। दुआन तियानलैंग ने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि भीड़ में दूर दूर तक लोग उसे सुन सके। डुआनली, बधाई हो। भीड़ में से आवाजें आईं। फिर भीड़ में से कई लोगों ने सोने के बने उपहार निकाले। ये उपहार वहां मौजूद मशहूर हस्तियों के लिए थे। बाई परिवार, बधाई हो। जोंग परिवार, बधाई हो। गु परिवार, बधाई हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। उद्धरण चिन्ह। लोग लगातार भीड़ से सोने के बक्से लेकर बाहर आ रहे थे और अपने उपहार देने के लिए दौड़ पड़े, मानो वे इतने समय से धैर्यपूर्वक बधाई देने की प्रतीक्षा कर रहे हों। दुआन तियानलैंग के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आप सभी का धन्यवाद। संबंधित व्यक्ति कृपया अपने उपहार ले लें। बधाई देने और उपहार भेंट करने वाले लोग शाही शहर के कुलीन थे। भीड़ समझ गई थी कि शिव युए के पवित्र प्रांगण के निर्माण के मूल में शाही वंश के लोग थे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोग ज़ू यू के पवित्र प्रांगण में शामिल हो सकते थे वे अत्यंत शक्तिशाली थे। जो लोग उपहार दे रहे थे वे धीरे धीरे भीड़ की ओर वापस चले गए। दुआन तियानलैंग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, जो सब कुछ ठीक होने पर उनकी संतुष्टि को दर्शा रही थी। सभी जानते थे कि अगला कदम नए शिष्यों की भर्ती करना था। लेकिन उसी क्षण वातावरण से एक प्रबल ऊर्जा उत्पन्न हुई। सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सिर के ऊपरी हिस्से पर अचानक भारी दबाव पड़ रहा हो, जिसके कारण उन्होंने अपना सिर आकाश की ओर उठा लिया। तीर अचानक आकाश से एक उल्कापिंड की तरह, जिसका प्रक्षेप पथ एक सुंदर और परिपूर्ण चाप के आकार का था, पूरी गति से हवा को चीरता हुआ सीधे ऊंचे मंच पर स्थित दुआन तियानलैंग की ओर बढ़ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? भीड़ में मौजूद लोग घबरा कर चिल्लाए। पवित्र प्रांगण के उद्घाटन के दिन ही किसी ने अचानक दुआन तियानलांग पर तीर से हमला कर दिया। कितनी निर्दयता! दुआन तियानलैंग हैरान रह गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडा और क्रूर भाव आ गया। टूट! एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा वातावरण में फैल गई और तीर को रोककर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी समय एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज सबके कानों में गूंजी और जमीन कांपने लगी। लियू कांगलैन शिव युए के पवित्र प्रांगण की स्थापना के लिए हार्दिक बधाई देते हैं, एक बुलंद आवाज ने कहा, जिससे भीड़ स्तब्ध रह गई। लियू कांगलैन, जिसे दिव्य तीर लियू कांगलैन के नाम से भी जाना जाता है, वह आया और उसने दुआन तियानलैंग पर हमला कर दिया। चीशी कैवलरी के सैनिक शिव युए के पवित्र प्रांगण की स्थापना के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। गड़गड़ाहट और जमीन के हिलने का कारण जल्द ही स्पष्ट हो गया। दूर क्षितिज में चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना की असंख्य टुकड़ियों की ऊर्जा अचानक हवा में प्रकट हुई। पूरी भीड़ उस ऊर्जा को अपने करीब आते हुए महसूस कर सकती थी। ये क्या हो रहा है? भीड़ ने घबराकर चिल्लाया। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। अचानक भीड़ के ऊपर आसमान में तीरों की बौछार होने लगी। यह दृश्य विचित्र रूप से सुंदर था। सब लोग स्तब्ध रह गए। वे सूर्य को ढकने वाले तीरों को देखकर बस एकटक देखते रह गए। आकाश इतने तीरों से भरा हुआ था कि सूर्य की रोशनी को उन्हें भेदने में मुश्किल हो रही थी। क्या लियू कांगलैन सचमुच शिव युए के पवित्र प्रांगण की स्थापना पर बधाई देने आई थी? कितनी गुस्ताखी! दुआन तियानलैंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपना चेहरा गुस्से से लाल कर लिया। दुआन तियानलैंग अचानक अपनी तलवार को पकड़े हुए हवा में उछल पड़ा, जिससे एक तेज चमकदार रोशनी निकल रही थी। उसी समय कई लोग हवा में उछल पड़े और उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली ची ऊर्जा छोड़ते हुए आकाश में मौजूद तीरों पर हमला किया। उस समय असंख्य तीर नीचे गिर रहे थे और भीड़ में मौजूद लोग अफरा तफरी में तीरों की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रहे थे। चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना तुरंत मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया। चारों ओर तेज हवा चल रही थी। उनके नेता ने विशेष रूप से सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके बाल लंबे और बर्फ जैसे सफेद थे। वे बेहद आकर्षक थे और उनके कपड़े सुंदर और साफ सुथरे दिखते थे। ये तो लियू कांगलैन है। इनके बाल पूरी तरह सफेद कैसे हो गए? भीड़ में से कुछ लोगों ने लियू कांगलैन को देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वे पवित्र प्रांगण के समारोह में हंगामा करने आए हों? चीशी की बख्तरबंद घुड़सवार सेना रुक गई थी। उनमें लगभग 200 सैनिक थे। उनमें से प्रत्येक दृढ़ और राजसी दिख रहा था। वे सभी युद्ध में निपुण विजेताओं की तरह लग रहे थे। लियू कांगलैन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? दुआन तियानलैंग ने दुष्टतापूर्ण ढंग से कहा और चीशी के बख्तरबंद घोड़े पर बैठे लियू कांगलैन को घूरता रहा। मैं न्याय के नाम पर आए हूं, लियू कांगलैन ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
न्याय, दुवान तियानलैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आज शिव युए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन है। ये देश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उत्सव है। और तुम न्याय की बात करने की हिम्मत कैसे करते हो, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। मैंने कम से कम 20 वर्षों तक अपने देश की सेवा की है। मैंने अनेक युद्ध क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी है और मैंने कभी भी इसकी शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी को भी देश के कोने कोने में भेजा ताकि वह ऐसे उत्कृष्ट शिष्यों की खोज करे जो शिव युए के पवित्र प्रांगण में शामिल होकर हमारे राष्ट्र के स्तंभ बन सके। लियू कांगलैन ने आकाश की ओर सिर उठाते हुए कहा। उनके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। मैं चीशी घुड़सवार सेना का सेनापति हूँ। और तुमने, दुवान तियानलांग, मुझसे मेरी सेना उधार मांगी जो मैंने भूलेपन में दे दी। फिर तुमने अन्य बड़े संप्रदायों के साथ मिलकर मेरी चीशी घुड़सवार सेना का इस्तेमाल यूनहाई संप्रदाय को नष्ट करने के लिए किया। वही संप्रदाय जिसने मुझे आज का इंसान बनाया, वही संप्रदाय जिसने मुझे प्रशिक्षित किया और मेरी देखभाल की। एक ही दिन में तुमने उन सभी का सफाया कर दिया और अपने पीछे खून की एक अंतहीन नदी छोड़ दी। और फिर तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम्हें नहीं पता कि मैं न्याय से क्या मतलब रखता हूँ। लियू कांगलैन ने धीरे धीरे अपना सिर दुवान तियानलांग की ओर घुमाते हुए कहा। लियू कांगलैन के शब्दों में तीखी ठंडक भरी हुई थी। जब भीड़ ने लियू कांगलैन के शब्द सुने तो वे भावुक होकर आहें भरने लगे। शाही खानदान सचमुच क्रूर था। लियू कांगलैन एक अद्भुत व्यक्ति थे। वे राष्ट्र के नायक थे और आश्चर्यजनक रूप से शाही परिवार ने उनके संप्रदाय, यूनहाई संप्रदाय को नष्ट करने का आदेश दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दुवान तियानलैंग ऐसा कुछ करने में सक्षम होगा। यूनहाई संप्रदाय ने शाही परिवार के आदेश का उल्लंघन किया और अपने कुछ शिष्यों को ज़ू यू के पवित्र प्रांगण में भेजने से इनकार कर दिया। शाही आदेशों का उल्लंघन करने पर यही परिणाम होता है। इसलिए यूनहाई संप्रदाय का विनाश उसकी अवज्ञा का उचित दंड था। इसके अलावा आज तुम चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ शाही शहर में घुसने और ज़ू यू के पवित्र प्रांगण के उद्घाटन समारोह में गड़बड़ी करने की हिम्मत करते हो। यह एक गंभीर अपराध है। दुवान तियानलैंग ने लियू कांगलैन की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। फिर उन्होंने उसी ठंडे स्वर में आगे कहा, इसके अलावा चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना को शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाना एक और गंभीर अपराध है। शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह। भीड़ स्तब्ध रह गई। दुवान तियानलैंग अचानक लियू कांगलैन पर विद्रोही होने का आरोप लगा रहा था। हालांकि दुवान तियानलैंग और उसके करीबी लोग शांत दिख रहे थे और घटनाक्रम से ज्यादा प्रभावित नहीं लग रहे थे। तो न्याय मांगना अपराध है। मैं समझ गई। मेरा, लियू कांगलैन का, कोई दोष नहीं है और शाही परिवार के मामले में मुझे कोई शर्म नहीं है। लेकिन मुझे अपने संप्रदाय के लिए, अपने उन भाइयों और बहनों के लिए शर्म आती है जो शहीद हो गए। हम अपने सेनापति के साथ मृत्यु तक रहेंगे। चीशी कवचधारी घोड़ों पर सवार घुड़सवारों ने एक साथ नारा लगाया। वे स्वेच्छा से अपने सेनापति के साथ आए थे। वे निडर होकर मृत्यु को चुनौती दे रहे थे। जब भीड़ ने अपने सेनापति के प्रति निष्ठा से भरे और जोश से लबालब भरे सैनिकों की आवाज सुनी तो वे सब भावुक हो गए। ये दृश्य अत्यंत दुखद और मार्मिक था। ऐसे जीवन जीने का क्या फायदा? भीड़ के बीच खड़े वेनाओजू ने कहा। उनकी आंखों में दुख झलक रहा था। वे बेहद दुखी लग रहे थे। लिन फैंग वेनाओजू के बगल में खड़ा था। उसके कांसे के मुखौटे के नीचे उसकी आंखें चमक रही थीं। लियू कांगलैन अपनी चीशी बख्तरबंद घुड़सवार सेना के साथ शाही शहर में आया था। वह न्याय के लिए लड़ने आया था, लेकिन उसे यह भी स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। लियू कांगलैन ने एक गहरी और हताश सांस ली और अपनी सेना के प्रत्येक सदस्य पर नजर डाली। अब जब ऐसा हो गया है तो आज हमारी आखिरी लड़ाई होगी। अफसोस की बात है कि हम शाही शहर के उस चौक पर हैं, न कि किसी युद्ध क्षेत्र में। लियू कांगलैन ने धनुष उठाते हुए कहा। फिर उसने धनुष में तीर चढ़ाया और दुवान तियानलैंग पर निशाना साधा। हालांकि दुवान तियानलैंग बेहद शांत और सौम्य दिख रहा था। उसके होठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसी समय कई शक्तिशाली साधक एक साथ दुवान तियानलैंग की ओर बढ़े और उन्होंने कुछ अत्यंत शक्तिशाली चीज छोड़ी जो वातावरण को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। हालात बेहद विस्फोटक थे। एक भीषण युद्ध छिड़ने ही वाला था। रुको, रुको, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। तुरंत बाद भीड़ में से एक परछाई बाहर निकलने लगी। उस व्यक्ति ने कांसे का मुखौटा पहन रखा था। उसके चेहरे के भाव देखना असंभव था। लियू कांगलैन ने उस पर एक नजर डाली और उस पर हमला करने ही वाली थी कि तभी उसने कांसे का मुखौटा पहचान लिया। वह स्तब्ध रह गई। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। वह वही है। यूनहाई संप्रदाय में लिन फैंग ने लियू कांगलैन को अपनी साधना को नुकसान पहुंचाने से रोका था। उस समय वह समझ गया था कि कांसे का मुखौटा पहने हुए व्यक्ति लिन फैंग ही था, इसलिए उस क्षण वह उसे पहचान सका। यूनहाई संप्रदाय के सभी सदस्यों ने लिन फैंग की रक्षा और जान बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया था। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दफा हो जाओ, लियू कांगलैन ने ठंडे लहजे में कहा। जैसे कि लिन फैंग ने लियू कांग हान की बात सुनी ही न हो, उसने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, महाराज, जो हो गया सो हो गया। अब हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, तो फिर शाही शहर आने का क्या फायदा? न्याय के लिए, लियू कांगलैन ने उत्तर दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग प्रकट होकर बात करना शुरू कर देगा। लियू कांगलैन इस दुविधा से पहले ही परेशान होने लगा था। न्याय, लेकिन जनरल के लिए न्याय क्या है? दूसरों की नजर में तो यह आत्महत्या के समान है। तुम तो बस एक ऐसे जनरल की तरह दिख रहे हो जो मरना चाहता है और कुछ नहीं। अगर न्याय का मतलब वही है जो तुम समझते हो तो यह व्यर्थ है। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह लियू कांगलैन की ओर बढ़ने लगा। लिन फैंग उसके बगल में खड़ा हो गया और दुवान तियानलैंग की ओर देखा। दुवान तियानलैंग, आज शिव युए के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन है। क्या मैं कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? दुवान तियानलैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग उस दिन वहां आ जाएगा।
चूंकि वह प्रांगण का उद्घाटन दिवस था, इसलिए उसे सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित तरीके से करना था। इसलिए वह मना नहीं कर सका और फिर बोला, ठीक है। जू यू का पवित्र आंगन, इसे पवित्र आंगन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि यह एक पवित्र और शुद्ध स्थान हो, एक ऐसा स्थान जहां नैतिक रूप से उन्नत लोग महान साधक बनने के लिए आते हों। प्रांगण में अध्ययन के लिए चुने गए लोगों की आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए, दुवान तियानलैंग ने उत्तर दिया। हम समझ गया, लिन फैंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, भीड़ के बीच में हाओ युए संप्रदाय के लोग हैं, हिम और हिम पर्वत गांव के लोग हैं और यूनहाई संप्रदाय के लोग भी हैं जिसे तुमने नष्ट कर दिया था। अब तुम कह रहे हो कि तुम चाहते हो कि ये लोग अपने संप्रदायों के विरुद्ध विद्रोह करके पवित्रता और नैतिक मूल्यों के लिए जुए युए के पवित्र प्रांगण में शामिल हों। क्या ये सही है? लिन फैंग के बोलते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। दुवान तियानलैंग दंग रह गया। अभी कुछ देर पहले आपने विद्रोही शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में किया, लेकिन यूनहाई संप्रदाय के जिन शिष्यों ने आपके द्वारा उनके संप्रदाय को नष्ट करने के बाद आपका अनुसरण किया, क्या वे भी यूनहाई संप्रदाय के विद्रोही नहीं है? लेकिन नहीं, आपके तर्क के अनुसार इन विद्रोहियों को पवित्र और शुद्ध माना जाता है क्योंकि वे जुयुए के पवित्र प्रांगण में शामिल हो गए। यह एक अजीब विरोधाभास है। लिन फैंग ने चुप रहे दुवान तियानलैंग से कहा। दुवान तियानलैंग ने मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। लिन फैंग के मार्मिक शब्दों ने उन्हें अवाक कर दिया।